वे कभी दुनिया को तबाह करने वाले 5 महापाप हुआ करते थे, लेकिन अब वे मेरे अनाथालय में बच्चे बन गए हैं। मुझे लगा था कि इसकी वजह से वे सुधर जाएंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे चुपके से एक संगठन बना लेंगे, जिसका नाम ब्लू मून है। सिर्फ 5 दिनों में उन्होंने पूर्व के सबसे बड़े क्रिमिनल गैंग का सफाया कर दिया। यह सब मेरे यूं ही लिखे एक वाक्य की वजह से हुआ, जिसने यानडेरे, क्रोध के पाप, का दिल जीत लिया। इसी वजह से उसने दूसरे पापों को काबू करने में मेरी मदद की और मुझे उनका मास्टर बना दिया। जब तक कहानी शुरू होती है, मैं किसी तरह दुनिया तबाह करने वाले बॉसेस का लीडर बन चुका हूं। आखिर यह सब हो क्या रहा है? 2 साल पहले मैं इस फैंटेसी दुनिया में आया था। उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि यह किस तरह की जगह है, इसलिए मैं बस एक काउंट के बेटे की अपनी पहचान के सहारे जिंदा रहना चाहता था। फिर एक दिन मैंने एक नौकरानी से अपने 2 भाइयों की पहचान के बारे में सुना, लियो फेरेडे और एंटोनियो फेरेडे। यह सरनेम सुनते ही मेरे दिल में अचानक एक अनहोनी की आशंका पैदा हो गई। कहीं यह सेसिलिया तो नहीं? सेसिलिया एक टर्न बेस्ड रोल प्लेइंग गेम है। आप चाहे किसी भी रूट से शुरुआत करें। जब 5 महापाप सामने आते हैं, तो सभी रईस और शहर तबाह हो जाएंगे। उनमें काउंट फेरेडे कहानी शुरू होने से पहले एक अय्याश रईस सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में दिखाई देते हैं। मैं इससे इतना परिचित इसलिए हूं क्योंकि वे पहले बेकार परिवार हैं जिन्हें हीरो खत्म करते हैं। मुझे याद है कि इस जगह से बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, एलन फेयरडे परिवार का सबसे छोटा बेटा होऊंगा। धत तेरी की। अभी मैं देवी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह मुझे वापस भेज दे, क्योंकि यहाँ की अच्छी जिंदगी सिर्फ 10 साल की है। दूसरी दुनिया से आने वालों को कुछ खास ताकतें मिलती हैं, है ना? मेरे पास कोई चीट एबिलिटी क्यों नहीं है? यह सोचते हुए मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई खास ताकत नहीं है। आखिरकार मैं अब से 10 साल बाद के गेम का प्लॉट जानता हूँ, जिसका मतलब है कि मेरे पास भविष्य के बारे में अहम जानकारी है। सुरक्षित रूप से जिंदा रहने के लिए मैं चुपचाप अपने मन में एक योजना बनाता हूँ, 5 महापापों को सुधारना। आखिरकार वे अभी भी बच्चे हैं। शायद उन्हें अभी तक अपनी शक्तियां नहीं मिली हैं। समय तेजी से बीतता है और 2 महीने बाद मेरा असिस्टेंट मुझे हालात की जानकारी दे रहा है। उसने पूर्व की लिविंग एक्सपेरिमेंट लैब से सभी अनाथों को पहले ही बचा लिया है और मैनेजमेंट यूडिया को सौंप दिया है। मैं संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ। तुमने अच्छा काम किया। इवान एक पल के लिए जम सा जाता है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, है ना? यंग मास्टर, क्योंकि आपके चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। तब मैं जबरदस्ती मुस्कुराता हूँ। अब से मुझे तुम पर ही भरोसा है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो हरकतें आसान होनी चाहिए, उन्हें काबू करना पूरी तरह नामुमकिन है। इस चेहरे के साथ यह पहली बार है जब इवान पर इस तरह भरोसा किया गया है। वह अजीब तरह से अपना सिर खुजलाता है। खैर, तारीफ के लिए शुक्रिया, यंग मास्टर। सेसिलिया में, जहां धोखा देना एक आम बात है, इवान उन दुर्लभ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक है जो अपना वादा निभाता है, इसलिए मैंने उसे मिलते ही काम पर रख लिया था। फिर इवान का लहजा बदल जाता है। यह हमला यूडिया नाम की उस लड़की को बचाने के लिए था, है ना? मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। जैसा कि उसे एक भाड़े के सैनिक के अपने अनुभव से शक था, वह लड़की यकीनन कोई साधारण बच्ची नहीं है।
वह इतनी शक्तिशाली है कि इवान समझ नहीं पा रहा कि उसने चुपचाप खुद को कैद क्यों होने दिया। लेकिन एक और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, आप उसे वापस लाकर खुद ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? यंग मास्टर, अगर आप उसे वहीं छोड़ देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इवान का कंफ्यूज होना लाजमी है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल किए बिना उसे वहीं छोड़ रहा हूं, पर यह मेरी असल योजना का हिस्सा है। यूडिया फ्रोडिया शापित ब्लड क्लेन की सदस्य है, जिसने उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए दूसरी दुनिया के एक जीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वह 5 महापापों में से क्रोध का पाप बन गई, एक ऐसी दानव जो लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन जब तक वह शांति से बड़ी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसका अंत भी विनाशकारी हो। मैं भी क्या जीनियस हूँ। इवान को फालतू के अंदाजे लगाने से रोकने के लिए मुझे कोई वजह बनानी होगी। वजह सीधी है, अभी सही समय नहीं आया है। यह सुनकर इवान की त्योरियां चढ़ जाती हैं। उसे लगता है कि उसका यंग मास्टर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। फिर मैं इवान को इशारा करता हूँ कि वह यह बात लीक न करे। मैं उसे भरपूर फंडिंग भी देता हूँ और आखिर में उसे यूडिया के लिए एक दिलासा भरा खत सौंपता हूँ। इतने बेरहम एक्सपेरिमेंट झेलने के बाद उसे संभालना ही बेहतर होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि इससे वो सच में शांत होगी या नहीं, पर मुझे कोशिश तो करनी ही होगी, क्योंकि मैंने उस खत में एक छिपा हुआ संदेश डाला है। यह लाइन गेम में दर्जनों बार दोहराई गई थी। यह एक ऐसा मंत्र है जो शापित ब्लड क्लैन को शांत कर सकता है और डार्क बीइंग्स की परेशानियों पर भी इसका शांत करने वाला असर होता है। लाइट बीइंग्स का खालीपन ही एकमात्र टैलेंट और अपनापन है। यह सिन ऑफ रेथ की कहानी का है। उस समय इस मंत्र को पढ़ने का कोई असर नहीं हुआ था, हालांकि यह कहानी का एक हिस्सा था जिसमें गेम फेल होने के बाद लड़ाई शुरू हो जाती थी। पर अब गेम शुरू होने से 10 साल पहले अभी भी देर नहीं हुई है। मैं उनमें से एक से निपट चुका हूँ। अब अगले को बचाने का समय है। यह सुनने में अजीब लगता है कि सिर्फ एक लाइन मुझे एक मॉन्स्टर के करीब ला सकती है, लेकिन क्योंकि यह एक ऐसी रेस है जो दूसरी दुनिया के जीवों की पूजा करती है, शायद यह सच में काम कर जाए। आखिरकार आम लोग इन कट्टरपंथियों की सोच को नहीं समझ सकते। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां यूडिया मेरे लिखे खत को ध्यान से पढ़ रही है। इवान को वो और भी अजीब लगने लगती है। वह बिना किसी इमोशन वाली बच्ची की तरह दिख रही थी। तभी यूडिया बोलती है, तुमने कहा था कि यह खत लिखने वाला लॉर्ड एलन नाम का कोई है ना? उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया? यूडिया से निकल रही ऑरा को देखकर इवान के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जादुई शक्ति दिखाने के लिए कम से कम मास्टर रिल्म की जरूरत होती है। 10 साल की एक बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है? इवान को तुरंत अपने यंग मास्टर की कही बात याद आती है। यंग मास्टर ने कहा था कि अभी सही समय नहीं आया है। यह सुनकर यूडिया आखिरकार शांत हो जाती है। वह उस खत को अपने सीने से लगा लेती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह लाइन एक ऐसा वादा है जिसे सिर्फ वह और उसके मास्टर जानते हैं। वह समझ जाती है कि उसके मास्टर उसे अपने पास क्यों नहीं लाए। इसका मतलब जरूर अभी सही समय नहीं आया है। उसी पल यूडिया को अपनी शक्तियां मिल चुकी हैं और वह सिन ऑफ रेथ द ब्लड क्वीन बन चुकी है। सीन फिर से बदलता है। कई महीनों बाद मैं लाइब्रेरी आकर ढेरों जानकारियों में से खोजबीन करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तीसरे प्रोटैगनिस्ट के बारे में
कोई सुराग नहीं मिलता। उसी समय इवान दौड़ता हुआ आता है क्योंकि वह दूसरे बच्चे को बचा चुका है। तब मैं हिचकिचाते हुए उससे फिर पूछता हूँ, तुमने उसके साथ प्यार से बर्ताव किया, है ना? बहुत नरमी से। इवान के कुछ कहने से पहले ही लाइब्रेरी का दरवाजा लात मारकर खोला जाता है। अरे बाप रे! यह हमारा अनपढ़ छोटा एलन नहीं है क्या? यह शख्स काउंट फैरेडे का दूसरा बेटा टोनियो है। वह अंदर आते ही मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। हर बार ऐसा ही होता है। पता नहीं असली एलन ने यह सब कैसे सहा होगा। हालांकि मैं जवाब देना चाहता हूँ, पर क्योंकि वह लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहता है, मैं पहले चला जाऊंगा। जैसे ही टोनियो मेरे सिर पर पैर रखने वाला होता है, एक खंजर उसे रोक देता है। तुम दोनों कीड़े बाहर निकलो। मैं सुबह सुबह खून खराबा नहीं देखना चाहता। यह फैरेडे का सबसे बड़ा बेटा लियो है। टोनियो तुरंत अपनी दुश्मनी उसकी तरफ मोड़ देता है। दोनों मिलते ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लियो उसके ऊपर से आ रही दवाइयों की तेज गंध का मजाक उड़ाता है, जबकि टोनियो उसे अपने ऊपर से इत्र की महक धोने के लिए कहता है। मैं उनके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता हूँ। हालांकि फैरेडे फैमिली शुरुआत में एक कैनन फॉडर फैमिली है, लेकिन उनकी ताकत सोची हुई से कहीं ज्यादा है। यह अय्याश भाई परिवार के मुखिया की गद्दी के लिए बुरी तरह लड़ रहे हैं। सबसे बड़े लियो को प्लेबॉय किंग कहा जाता है और वह लगभग आधे एंटरटेनमेंट बिजनेस को कंट्रोल करता है। टोनियो को पोषण किंग कहा जाता है और वह एक बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलाता है। अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए मुझे उन्हें बिल्कुल भी नहीं उकसाना है। मैं एक नाकाबिल की तरह खुशी से जीना चाहता हूँ। नाजायज बेटे के तौर पर। कमरे में वापस आने पर इवान फिर से बोलता है। उसे लगता है कि दूसरा बच्चा भी अजीब है, लेकिन मुझे इस तरह देखकर वह हैरान रह जाता है। यंग मास्टर को सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे पता है, जो दूर दराज की जगहों पर हो रहे हैं, और वह स्लेव ब्लैक मार्केट से लोगों को कैसे बचा लेते हैं? आप तो मुश्किल से अपनी हिफाजत कर पाते हैं। इवान चाहे कितना भी सोचे, उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या आप इस बच्चे को, जिसे हमने इतनी मेहनत से ढूंढा है, अनाथालय भेज रहे हैं? मॉडल। तो मैंने भी शांति से जवाब दिया। इवान ने बस इतना कहा कि वह बच्चा अजीब है। बिल्कुल, वह है ही। आखिरकार वह यूनाइटेड किंगडम में दुनिया तबाह करने वाली एक हस्ती है, जो कई देशों से मिलकर बना है। ड्यूस मैक्रेन को मुख्य देश केलियन के गुलामों के काले बाजार से खरीदा गया था। वह सेसेलिया में दूसरा बॉस है। गुलाम के तौर पर बेचे जाने के बाद उसने बहुत जुल्म सहे और हर जगह भटकता रहा। आखिरकार वह 5 महापापों में से आलस्य का पाप बन गया और उसने कई राज्यों को सबसे क्रूर तरीकों से नष्ट कर दिया। यह कहानी का वह हिस्सा था जिसने गेम की क्रूरता से कई खिलाड़ियों को हैरान कर दिया था। उस आदमी का नाम तो आलस्य है, लेकिन बदला लेने के मामले में वह बहुत ही मेहनती है, क्योंकि वह उसे परेशान करने वालों को कई गुना ज्यादा लौटाता है। इसलिए मैंने इवान को बार बार याद दिलाया कि उसके साथ प्यार से पेश आए। उसे अनाथ आश्रम भेजना बस इसलिए है क्योंकि अभी सही वक्त नहीं आया है। इवान का अंदाजा है कि यही बात है। तो क्या तुमने जो चिट्ठी मिस यूडिया को भेजी है, वह उस दूसरे बच्चे से जुड़ी है? मैंने हाँ कहा, ताकि रोज की बातें बताकर यूडिया के और करीब जा सकूं, और उस बीमार बच्चे की अच्छी देखभाल करवाने के लिए जिसे मैंने उस शाम भेजा था। यूडिया दूर से उस लड़के को देखती है
जिससे बैंगनी रोशनी निकल रही है। वह बिना हिले शून्य में घूर रहा है। फिर वह पास आती है। तुम पूरी तरह से टूटे हुए लगते हो। यह उस चीज द्वारा छोड़ा गया निशान है ना? यूडिया के मुंह से काली बकरी शब्द निकलते हैं, लेकिन ठीक यही शब्द सुनकर डायस, जो अब तक एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था, अचानक से होश में आ जाता है। उसकी आंखों में कातिलाना इरादे और उलझन साफ दिख रही है। यूडिया उन भावनाओं को आसानी से पढ़ लेती है। बधाई हो, उस मालिक ने तुम्हें चुन लिया है। जल्द ही तुम्हें ताकत मिलेगी, इसलिए उस ताकत को महसूस करो जो तुम्हें दी गई है और उसे बाहर निकालो। यूडिया मुस्कुराते हुए डायस को देखती है। तुम्हें बस उस मालिक के प्रति पूरी वफादारी की कसम खानी है और फिर तुम अपना बदला ले सकते हो। तुरंत ही डेविस के शरीर से धागों की तरह अनगिनत बैंगनी रोशनी बाहर निकलने लगी। इसी बीच यूडिया अपने मास्टर का लिखा खत देख रही थी। वो समझ सकती थी कि उसके मास्टर अब भी उसकी बहुत परवाह करते हैं। खत पढ़ने के बाद वो मुस्कुरा उठी। उसे यकीन था कि वो जल्द ही अपने मास्टर से मिल पाएगी। कुछ दिनों बाद मैं निराशा में अपना सिर हिला ही रहा था। तीसरे बॉस को न ढूंढ पाने की वजह से अचानक मेरे कानों में एक खबर पड़ी। दूसरे यंग मास्टर की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। फैराडे परिवार के दूसरे बेटे की मौत हो गई। इतनी जल्दी कैसे? फैराडे परिवार ने जल्द ही टोनियो का अंतिम संस्कार किया, लेकिन एलडी, एक पिता होते हुए भी उसे अपने बेटे की मौत की कोई परवाह नहीं थी। और तो और अंतिम संस्कार में भी उसकी दोनों बाहों में औरतें थीं। सच में ये एक डार्क फैंटेसी दुनिया है। यहाँ के पारिवारिक कलह तो झुग्गियों की नालियों से भी ज्यादा गंदे हैं। टोनियो की मौत का कारण गलती से गिरना बताया गया है, जो कि गेम में मुझे पता चली वजह से बिल्कुल अलग था। गेम में तो वो परिवार के मुखिया के पद के लिए लियो से लड़ते हुए मरता है। इस पल लियो के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसकी मुस्कान उसके कानों तक पहुंच रही थी। कातिल या तो वो है या उसके समर्थक। लेकिन मेरा इस तमाशे में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मेरी असली योजना ठीक से आगे बढ़ रही है। मुझे बस 5 महान पापों से निपटना है। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से समय को आगे बढ़ाना होगा। 1 साल बाद एयर इश्यू के हल होने के बाद टोनियो का दवाइयों का कारोबार भी लियो ने हड़प लिया और इस तरह काउंट के परिवार में शांति छा गई। इस दौरान यूडी और मैं पेनपाल बन गए। अगर मैं उसके साथ संपर्क में रह सका तो भविष्य में इससे जरूर मदद मिलेगी। अब तक की जानकारी के अनुसार वे सब बहुत मासूम बच्चे हैं। जब मैंने खत आखिर तक पढ़ा तो मुझे इस महीने की स्पॉन्सरशिप की रकम दिखी। ये बात मुझे हैरान कर रही है। इतने छोटे से अनाथालय के लिए स्पॉन्सरशिप लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी अजीब बात है। मेरे बगल में खड़े इवान ने समझाया कि ऐसा आम तौर पर नहीं होता है, लेकिन ये उनके लिए अच्छी बात है। फिर इवान हाल की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देता है। गिल्ड की जानकारी के अनुसार हमें उसका सुराग मिल गया है। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। तीसरा बॉस। आखिर हमने उस आदमी को ढूंढ ही लिया। सीन ड्रग्स की तस्करी के अड्डे पर शिफ्ट होता है। मार्को लियो, फेरेडे परिवार का सबसे बड़ा बेटा, यहाँ कई हत्यारे रखता है। अब उनकी संख्या बढ़कर कई 100 हो गई है। लेकिन जब 2 लीडर बाहर आते हैं, उन्हें एक खौफनाक नजारा दिखता है। उनके साथी बेकाबू होकर अपने ही खंजर निकाल लेते हैं। हर किसी का चेहरा दर्द और निराशा से भरा है और वो रहम की भीख मांग रहे हैं।
उनके हाथ फिर भी बेकाबू होकर उल्टे पकड़े हुए खंजर को धीरे धीरे अपनी गर्दन में घुसा रहे हैं। आखिरकार मांस फटने की आवाज के बीच 10 से ज्यादा लोग अपनी जान ले लेते हैं। जब यह सब खत्म हो जाता है तो डियास, जो कुछ पल पहले तक अंधेरे में छिपा था, चुपचाप आगे बढ़ता है। वह कंफ्यूज है कि इन लोगों को मारने का क्या मतलब है। 1 साल पहले के मुकाबले अब उसकी आंखों में समझदारी की चमक है। जूलिया अपनी नजर उसकी ओर घुमाती है। क्या तुम नरम पड़ गए हो? डियास उसकी बात को नकारता है। मुझे पता है कि वे इंसानों को पीसकर जहर बनाते थे। मैं बस सोच रहा था कि इन कमीनों को मारने से बदला लेने में कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। डियास के सवाल को सुनकर जूलिया मुस्कुराती है। बिल्कुल, यह उस लॉर्ड की वापसी की नींव रख रहा है। जब वह लॉर्ड यहाँ आएंगे तो यकीनन वो ऐसी घटिया जगह पर तो नहीं रह सकते। डियास अपने पैरों के नीचे बने पैटर्न को घूरता है। जैसे कुछ समझ गया हो, ऐसे सिर हिलाता है और बिना कुछ कहे चुप हो जाता है। सब कुछ उस लॉर्ड की इच्छानुसार है। ब्लू मून उस लॉर्ड की तलवार है। उन दोनों के जाने के बाद जमीन पर एक मून टोटम रह जाता है। एलन और यूडिया को पेन पाल्स बने 2 साल हो गए हैं। इवान अब हर जगह एलन को ढूंढ रहा है। आखिरकार वह उसे पिछवाड़े में ढूंढ लेता है। इवान पूरी तरह से थक चुका है। वह पहले ही 5वें बच्चे को अनाथालय भेज चुका है। इस दौरान उसने बाकी के 3 सिन को बचा लिया है, हालांकि तीसरे को ढूंढने में, यानी लालच के सिन को ढूंढने में काफी मेहनत लगी। मेरे गेम के ज्ञान और इवान से जीतोड़ मेहनत करवाकर हम आखिरकार कामयाब हो गए। पूरे साल भागदौड़ करने वाले इवान को देखकर मैं उसे इशारा करता हूँ कि वह अब थोड़ी देर आराम कर सकता है। इवान अनिश्चितता से फिर से पूछता है, क्या यह आखिरकार खत्म हो गया? मेरी हाँ सुनने के बाद वह तुरंत जमीन पर लेट जाता है। इवान एक लंबी सांस छोड़ता है। लेकिन आप खुश नहीं लग रहे, यंग मास्टर। मैं उसे ध्यान से देखने का इशारा करता हूँ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं मुस्कुरा ही तो रहा हूँ। इवान हैरान रह जाता है। मैं बस मान लेता हूँ कि आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं अंगड़ाई लेता हूँ और अपने विचारों को व्यवस्थित करता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। 5 महान सिन के बनने के लिए पर्याप्त कैटलिस्ट की जरूरत होती है। भले ही मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता, उनके साथ कोई अनहोनी होने से पहले कामयाब होना मुश्किल था। दूसरे शब्दों में, एकमात्र चिंता यह थी कि मैं केवल सिन के अवतारों को ही बचा सकता था, जिनके शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचा हो। लेकिन अब यह चिंता गैरजरूरी लगती है। 5 बच्चे स्वस्थ और मजबूत होकर बड़े हो रहे हैं। फिर मैंने अनाथालय के बारे में दोबारा पूछा। पिछली बार जब तुमने अनाथालय का निरीक्षण किया था तो तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा था क्या? इवान यूडिया का लिखा हुआ खत मुझे देता है। स्नो वुल्फ जैसा कोई, जब वह पहली बार वापस आया था। एक टूटी हुई गुड़िया की तरह बिल्कुल बेजान था, लेकिन वह अनाथालय में अच्छी तरह से ढल रहा है। और लीना भी, जब हमने उसे पहली बार बचाया था। उसकी आंखें कसकर बंद थी, कसम खा रही थी कि वह इस दुनिया को फिर कभी नहीं देखेगी। जब मैं पिछली बार गया था तो वह बड़े चाव से एक किताब पढ़ रही थी और बहुत ज्यादा खुशमिजाज लग रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूडिया इस हद तक पहुंच सकती है। क्या यह किसी खास सेटिंग की वजह से है जहां उसे अनाथालय पसंद है? इस तरह से देखा जाए तो यूडिया भी एक दयालु इंसान है। इवान उलझन में है कि मैं यह क्यों पूछ रहा हूँ।
क्या उसने आपको कुछ खास लिखा है? इवान देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके विपरीत अनाथालय के बच्चे स्वस्थ होकर बड़े हो रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ हद तक गर्व महसूस होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी आसानी से बड़े हो जाएंगे। माहौल वाकई सबसे जरूरी चीज है। फिर इवान वही सवाल फिर से पूछता है जो उसे सालों से परेशान कर रहा है। लेकिन आप उनसे मिलने का कब सोच रहे हैं? आप हमेशा कहते हैं कि जब सही समय आएगा। यह मुझे असमंजस में डाल देता है कि कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता। मॉडल। हालांकि उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के कई फायदे हैं। गेम के फ्लैशबैक से पता चलता है कि उनके पाप बनने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक और दुखद है। इन लोगों का व्यक्तित्व बचपन से ही टूटा हुआ था। शायद मेरे दखल के बाद वे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मैं अब भी उनसे थोड़ा डरता हूँ। इसलिए मैंने एक और गोलमोल जवाब दिया। शायद 5 साल में। वैसे भी इस अंधेरी दुनिया में मुझे बस अपनी आत्मरक्षा की क्षमताएं सुधारने की जरूरत है। खुशकिस्मती से एलन के पास थोड़ा जादुई टैलेंट है। मैं यही सोच रहा था कि इवान ने ब्लू मून का जिक्र किया। यह एक ऐसा संगठन है जो हाल ही में पूर्वी क्षेत्र में मशहूर हुआ है। कहा जाता है कि वे दूसरे गैंग्स का शिकार करने में माहिर हैं। मैं भी इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने इस सेटिंग के बारे में नहीं सुना है। यह जल्द ही गायब हो जानी चाहिए। इवान गला काटने का इशारा करता है। समस्या यह है कि वे कुलीनों को भी मार देते हैं। मुझे लगा कि तुम्हें इसके बारे में पता होगा। छोटे मालिक। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। इवान, आज रात से तुम मेरे बगल वाले कमरे में सोओगे। सीन अनाथालय में बदलता है। जूडिया इस हफ्ते की ब्लू मून की रिपोर्ट सुन रही है। स्नो वुल्फ, अभिमान का पाप। वह एक खूनी बात को खुशमिजाज लहजे में बताता है। मैंने उन सभी इंसानी तस्करों के सिर धड़ से अलग कर दिए। मैंने उनसे कहा था कि अगर वे मेरी आंखों का रंग सही से बता पाएं तो मैं उन्हें बख्श दूंगा, लेकिन उनमें से एक भी सही नहीं बता पाया। और लीना, लालच का पाप, उसने उनकी सारी लाशों को पिघला दिया। दक्षिण का काम भी हो गया है। डायस ने अवैध जीवित प्रयोगों वाली लैब को खत्म कर दिया। रेडन, लालच के पाप, ने एवलॉन में अफरातफरी मचाने वाले उन कमीनों को सजा दी और उन सबको कीमा बना दिया। काम की रिपोर्ट सुनने के बाद यूडिया बहुत संतुष्ट है। हम ग्रेट मून के लिए मौजूद हैं। ब्लू मून, यूडिया द्वारा बनाया गया एक रहस्यमयी संगठन है जो ग्रेट मून की पूजा करता है। इसी पल डायस फिर से बोलता है। लगता है हमें एक समस्या का सामना करना पड़ा है। क्या एवलॉन का लीडर काउंट का सबसे बड़ा बेटा नहीं है, जो उस लॉर्ड की हवेली में रहता है और मामलों को संभालता है? मामलों को सुलझाते हुए डायस को एक खतरनाक आदेश मिला। ऐसा लगता है कि उस बड़े बेटे ने उस लॉर्ड को निशाना बनाया है। तुमने क्या कहा? यूडिया के चेहरे पर अविश्वास का भाव है। आसपास की हवा जैसे जम सी गई है। स्नो वुल्फ, जो अभी अभी खिलखिलाकर हंस रहा था, अब अपने कान खड़े कर लेता है और चारों ओर देखता है। लीना, जो छिपकर सब देख रही थी, अचानक एकटक सामने देखने लगती है। जब यूडिया उसे अंत तक पढ़ती है तो उसमें वाकई लिखा होता है, एलन को खत्म कर दो। वह चिट्ठी को कसकर भींच लेती है। यूडिया ऐसा नहीं होने दे सकती। सीन 2 साल बाद का है। काउंट फैराडे मर चुका है। मौत का आधिकारिक कारण दिल का दौरा बताया गया है। जो लोग स्थिति को जानते हैं
वे आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि काउंट फैराडे की मौत का असली कारण ड्रग ओवरडोज था। लियो के भावहीन चेहरे को देखकर लगता है कि उसने इस मौत का अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया था। इसकी तुलना में वह ब्लू मून को लेकर ज्यादा चिंतित है। इसलिए काउंट की मौत खामोशी से खत्म हो जाती है। एक भी सिसकी नहीं सुनाई देती। कमरे में वापस आकर इवान मुझसे पूछता है कि आगे क्या करना है, क्योंकि वह आदमी अगले साल परिवार का मुखिया बन जाएगा। और इस पल मैंने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया है, क्योंकि आगे मेरी योजना यहाँ से कुछ समय के लिए निकलकर रुडेमी में छिपने की है। रुडेमी फैराडे क्षेत्र के दक्षिण में एक छोटा सा गांव है। जैसे ही एलन निकलता है, लियो ऊपर खड़ा उसे घूर रहा होता है। क्या मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे एलन को खत्म कर देना चाहिए? हालांकि इस बेवकूफ भाई में कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 3 दिन की शांतिपूर्ण जिंदगी का आनंद ले रहा होता हूँ, मुझे फैराडे हवेली वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि लियो डॉट फैराडे का सबसे बड़ा बेटा मर चुका है। यह मुझे और भी ज्यादा उलझन में डाल देता है। वह इतनी जल्दी क्यों मर गया? और यह मौत की सेटिंग से बिल्कुल अलग है। उसके दिल में तलवार घुसी हुई थी, जिससे उसकी मौत हुई। लियो को किसने मारा? उसी समय मैंने देखा कि सभी नौकर मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। वे सब डरे हुए लग रहे हैं, फिर भी मैंने साफ तौर पर कुछ नहीं किया है। जल्द ही इवान जांच पड़ताल करके लौटता है। तुम्हें क्या पता चला? इवान अविश्वास के भाव के साथ मेरे कान की ओर झुकता है। यंग मास्टर, तो आप ही वो मास्टरमाइंड हैं जिसने एवलॉन का रातों रात सफाया कर दिया। ये क्या बकवास है? ये सब क्या हो रहा है? बात है 3 दिन पहले की। जिस दिन मैंने मैंशन छोड़ा था, इवान हैरान था, क्योंकि मैं परिवार छोड़ रहा था। किसी बड़े शहर में क्यों नहीं छिप जाते? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रोडमी ही मेरे प्लान की आखिरी मंजिल है। मैं पहले ही 5 महापापों को उनकी बुरी किस्मत से बचा चुका हूँ। असली विनाशकारी कहानी का प्लॉट तो कब का बदल चुका है। रोडमी का असली कहानी से कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ फैराडे परिवार का एक घर भी है। मेरे लिए ऐश करने की ये सबसे सही जगह है। इवान की हैरानी देखकर मैं उसे बताता हूँ कि मेरे पास अपनी वजहें हैं। लेकिन इवान जानता है कि उसके यंग मास्टर बस उसे बहला रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि उसके यंग मास्टर असल में क्या करने की योजना बना रहे हैं। और मेरी हर हरकत पर लियो की पैनी नजर थी। वो तो असल में एलन को जहर देना चाहता था। उनके पिता की मौत के ठीक बाद, पर अचानक एलन ने खुद ही बॉर्डर पर जाने का प्रस्ताव रख दिया। उसने सोचा था कि उसे एलन को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एवलॉन के हालिया मामलों की वजह से वो उसे बेवजह परेशान करने लगा था। फिर उसने आर्मंड को उस गाड़ी का पीछा करने का इशारा किया। यह सुनकर आर्मंड पूछता है, क्या आप मुझे उसे खत्म करने के लिए कह रहे हैं? यह रूखा सवाल खामोशी को चीर देता है। लियो की भौहें हल्की सी तन जाती हैं। आर्मंड, जिसने पहले कभी आदेशों पर सवाल नहीं उठाया था, वो आज अचानक ऐसा क्यों पूछ रहा है? जैसे ही लियो उसे टोकने वाला होता है, अचानक एक ब्लेड सीधे उसकी छाती के आर पार हो जाता है। लियो ने कभी नहीं सोचा था कि इस दौरान उसका सबसे काबिल मातहत उसे धोखा देगा। और उसका नाम आर्मंड है ही नहीं, उसका असली नाम साइडन है, ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का। उनका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, उस लॉर्ड की तलवार बनना। अगर कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है,
तो ब्लू मून के सदस्य खुद कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए उसने इस एक हुक्म के लिए पूरे 2 साल इंतजार किया। बदकिस्मती से ब्लू मून तुम्हें एक मौका दे चुका है। लियो अब भी इस ख्याली पुलाव में है कि उसका संगठन उसके लिए बदला लेगा। वो ये नहीं जानता कि इस बार उन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंका गया है। उधर मैं रूडेमी में बड़े आराम की जिंदगी जी रहा हूँ। पेट भर खाओ और सो जाओ, पेट भर सो और फिर खाओ। यही तो वो शाही जिंदगी है जो मैं सच में चाहता था। लेकिन सिर्फ 3 दिनों के बाद ही मेरी ये सुकून भरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्योंकि लियो फैराडे का सबसे बड़ा बेटा मर चुका है। मुझे सब कुछ संभालने के लिए फैराडे मैंशन वापस लौटना होगा। तो सब लोग उटपटांग अंदाजे लगाने लगे और मैं उनकी नजरों में एक बेरहम शैतान बन गया। कोई मुझे बताएगा कि हालात ऐसे कैसे हो गए? इवान कुछ सोचता है और हामी भरता है, क्योंकि इस पूरे मामले में अकेले आप ही को फायदा हुआ है, यंग मास्टर। हमारे जाने के बाद लियो की हत्या कर दी गई। आप एक परफेक्ट एल्बाई के साथ वारिस बन गए। एवलॉन भी गायब हो गया, इसलिए लियो की मौत के लिए कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप एक स्वॉर्ड सेंट लेवल के हत्यारे बन चुके हैं, काउंट परिवार के पीछे के मास्टरमाइंड। सच तो यह है कि मौजूदा हालात में मैं अपना बचाव कर ही नहीं सकता। भले ही मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हर कोई मुझ पर ही उंगली उठा रहा है। फिर मुझे उस ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल आया, जिसके बारे में इवान ने बताया था। कहीं ये उनका काम तो नहीं? लेकिन इवान सीधे मेरी बात को खारिज कर देता है। गिल की हालिया जांच के अनुसार यह उनका काम नहीं था। ब्लू मून कभी कोई लाश पीछे नहीं छोड़ता, लेकिन वो हमेशा एक निशान जरूर छोड़ते हैं। और एवलॉन के लोग सब तलवार से मारे गए थे। तो इसका मतलब कातिल जरूर कोई स्वॉर्ड सेंट लेवल का मास्टर है। लेकिन हाँ, सोचने पर यह बात सही लगती है। ब्लू मून एक छोटा मोटा संगठन है जो न जाने कहां से आ गया, और गेम में तो वो कभी था ही नहीं। तो फिर ये काम किसका हो सकता है? दूसरी तरफ यूडिया सबसे ध्यान से पूछती है, क्या तुम लोगों ने कोई सुराग तो नहीं छोड़ा? लीना सबसे पहले जवाब देती है, कोई सुराग नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि पैरों के निशान भी मिटा दिए हैं। स्नो वुल्फ अपने हाथ में खंजर घुमाता है। बस शरीर के टुकड़ों का ढेर बचा है। बाकी के 486 एवलॉन सदस्यों से डायस निपट चुका है। बाकियों को रॉडन ने बीच से आधा कर दिया। यूलिया की आंखों में खून उतर आता है। बेहतरीन एवलॉन, जिसका कभी पूरे किंगडम पर दबदबा था, सिर्फ 5 दिनों में धूल में मिल गया। तभी रॉडन फिर बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सफाया पूरी तरह से हुआ है। यह सुनते ही यूलिया बेचैन हो जाती है। फिर रॉडन एवलॉन से जुड़े रईसों के बारे में जानकारी देता है। उनमें एल्डिया नाम का एक परिवार है जिसके काफी करीबी रिश्ते हैं। यूडिया जानकारी पढ़ना खत्म करती है और धीरे से फुसफुसाती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या कहने वाली हूँ, है ना? सब लोग खुद को तैयार कर लेते हैं। रॉडन हल्का सा सिर हिलाता है, समझ गया। मैं उनसे चुपचाप निपट लूंगा। यह सुनकर ही यूडिया राहत की सांस लेती है। आखिर में उनकी जांच के बाद सिर्फ गिल्ड का मामला बचा है। उनका मानना है कि इस मामले का ब्लू मून से कोई लेना देना नहीं है। सभी गिल्ड सर्वसम्मति से मानते हैं कि एक तलवार संत ने यह नरक जैसा मंजर बनाया है। हालांकि यूडिया को लगता है कि वे अपनी सावधानी कम नहीं कर सकते और उन्हें गिल्ड की जानकारी पर नजर रखना जारी रखना होगा। यह मामला किसी भी हालत में उन मालिक के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए
बिल्कुल नहीं। डायस उलझन में है। हालांकि वो उन मालिक का खून का रिश्तेदार था, तुम तो पहले उन मालिक को ही मारना चाहती थी। यह उन मालिक का आदेश तो नहीं था, है ना? यूडिया की सुर्ख लाल आंखें अचानक भड़क उठती हैं। मैंने पहले भी कहा है ना? हम सब मालिक की तलवारें हैं। हमारे अपने विचार नहीं हो सकते हैं क्या? बिना आदेश के? यह मंजूर नहीं है, समझे तुम? हम सिर्फ आदेशों पर ही काम कर सकते हैं। अगर उन मालिक ने कुछ नहीं कहा है, तो हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्हें कभी निराश मत करना। डायस अपनी सूखी जीभ अपने ऊपरी होंठ पर फेरता है और सीधे यूडिया की आंखों में घूरता है। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि यूडिया जैसा काबिल इंसान इतना बेचैन और परेशान कैसे हो सकता है। इस हद तक सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर है कि उस व्यक्ति को पता चल जाएगा। हालांकि डायस को शक है, लेकिन वो और पूछने की हिम्मत नहीं करता। यह सब महान चांद के लिए है, उन मालिक के लिए। सीन दूसरी तरफ बदलता है। जब से लियो का अंतिम संस्कार खत्म हुआ है, मैं लगातार परिवार के मामलों से निपट रहा हूँ। यह महीना अविश्वसनीय रूप से व्यस्त रहा है, लेकिन मैं तो बस एक कामचोर रईस बनना चाहता हूँ। हालांकि लियो ने कुछ लोगों को नाराज किया था, लेकिन उसे 6 साल बाद मरना चाहिए था। क्योंकि भाइयों की मौत ने खेल की दिशा बदल दी, वारिस होने के नाते घर के सारे मामले मुझ पर आ पड़े हैं। और हर कोई पहले से ज्यादा मेहनती हो गया है। मुझे याद है जब काउंट यहाँ थे, तो वे दिन भर काम चोरी करते थे। मुझे क्या पता कि उनकी नजरों में अगर वे दोगुनी मेहनत नहीं करेंगे, तो उन्हें यंग मास्टर एलन खत्म कर देंगे। मैं यह भी बता सकता हूँ कि हर कोई डरा हुआ लगता है। मुझे उम्मीद है कि वे खुद ही चीजें संभाल सकते हैं, बिना मेरे दखल दिए। सीन बदलकर शाम का हो जाता है। अपने सामने का नजारा देखकर इवान अब भी थोड़ा हैरान है, क्योंकि सिर्फ 2 सालों में यंग मास्टर का जादू लेवल 2 पर पहुंच गया है। आमतौर पर इसे हासिल करने में 4 साल लगते हैं, और इसके लिए एक खास जादुई प्रतिभा की भी जरूरत होती है। हालांकि मैंने तो यह जादू बस अपनी आत्मरक्षा के लिए यूं ही सीखा था। इसमें महारत हासिल करने के लिए जादुई शक्ति पर सटीक नियंत्रण की जरूरत होती है। हालांकि मैंने यह कर लिया है। मैं अभी भी एक शौकिया स्तर पर हूँ। इस फैंटेसी दुनिया में जादू सीखना शुरू में रोमांचक था, लेकिन जैसे जैसे मैंने गहराई से अध्ययन किया, मुझे पता चला कि मेरा मैजिक कोर बहुत ही छोटा है। जन्मजात कोर एक एथलीट की प्राकृतिक क्षमता के स्तर जैसा है। हालांकि दूसरों की तुलना में मेरा मैजिक कोर बहुत ही छोटा है। उसी पल इवान मुझे टोकता है, क्योंकि हमें आज एक बॉल का न्योता मिला है। अगर मेरे दोनों भाई नहीं मरे होते, तो तुम मुझे इस तरह की जगह पर घसीट कर नहीं ला सकते थे। लेकिन अब मैं फेरेडे का काउंट बन गया हूँ, इसलिए मुझे कुछ सामाजिक रिश्ते संभालने होंगे। यह बॉल एस्ट्रिया साम्राज्य के दक्षिणी हिस्से में आयोजित की जा रही है, ताकि रईस लोग आपस में घुल मिल सकें और मुझे इस अवसर का लाभ उठाकर दूसरे रईसों के साथ रिश्ते बनाने हैं। क्योंकि शांतिपूर्ण जीवन पाने के लिए रईसों के साथ संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी सब मुझसे बात करने से डर रहे हैं। वे मुझसे प्लेग की तरह बच रहे हैं। सच कहूं तो मुझे इस स्थिति की उम्मीद पहले से ही थी। आखिर एलन मामूली खानदान का एक अय्याश रईस है, जिसमें तहजीब की कमी है। हालांकि 3 पीढ़ियों पहले डॉट मॉडल यह परिवार इस राज्य का एक मशहूर रईस घराना था, और अब यह परिवार मशहूर है।
पूरब के सबसे बदनाम अय्याशों को पैदा करने के लिए, या यूं कहें कि वे शैतान हैं जो उकसाने पर आपको जलाकर राख कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था। मैंने आधे दिन तक वाइन चखने की प्रैक्टिस की थी। यह वाइन वाकई बहुत खास है, खासकर इसकी खुशबू। मैं इसकी कुछ बोतलें घर ले जाना चाहूंगा। और साथ में एक प्यारी सी मुस्कान। यकीनन हर कोई मुझे बहुत मिलनसार समझेगा। मेरे बगल में खड़ी काउंट की बेटी के तो पसीने छूट गए। वह फौरन मुड़ी और भाग गई। मैं अभी अपने पिता को बताकर आपके लिए ये तैयार करवाती हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। यह मेरी सोच से बिल्कुल अलग कैसे हो गया। रईस लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि मैं तो उन दोनों भाइयों से भी बदतर हूँ, जो दूसरों को धमकाकर उनसे वाइन छीन लेता हूँ। मेरे पीछे खड़ा इवान बस अपनी हंसी रोक पाया और पार्टी का एक चक्कर लगाने के बाद मेरा कंधा थपथपाया। मुझे तोहफों का एक ढेर मिल गया है। मैंने वाइन के बारे में सीखने में अपना समय बर्बाद किया। फैराडे परिवार की इस मेरी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। और क्योंकि मेरे बारे में यह अफवाहें हर जगह फैल गई हैं कि मैंने अपने ही भाइयों को खत्म कर दिया, ऐसा लगता है कि मैं वो बन गया हूँ जिससे हर कोई दूर भागता है। लगता है मेरी सोशल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालांकि जैसे ही मैं थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर जाने को मुड़ा, बाहर एक औरत ने मुझे देख लिया। मैं ध्यान से सोचने लगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। तभी एक नर्म आवाज सुनाई दी, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आखिर किसी ने तो मुझसे बात की। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। नीचे देखने पर मैंने देखा कि एक प्यारी सी लड़की घबराते हुए मुझे देख रही थी। माफ कीजिएगा, मैं लोरिया हूँ, ड्यूक आल्डिया की तीसरी बेटी। क्या उसने अभी आल्डिया परिवार का नाम लिया? और आल्डिया परिवार तो 3 महान सेसिलिया की खुफिया ताकतों में से एक है, जिन्हें उत्तर के बदमाश कहा जाता है ना? कोई जो खुद से मेरे पास आए, वो एक आम इंसान कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे गेम की इतनी बड़ी हस्ती के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? मुझे नहीं लगता कि वो गेम में थी भी। लोरिया सीधे मुद्दे पर आ गई। प्लीज मुझे अपनी ताकत दीजिए, क्योंकि आज रात शायद मैं मर जाऊंगी। मुझे याद है कि गेम में आल्डिया परिवार में सिर्फ 4 लोग थे। इसका मतलब है कि वो कहानी शुरू होने से पहले ही मर गई थी। लोरिया मुझे अपने अतीत के बारे में बताती है। वह ड्यूक की सबसे पसंदीदा रखेल की बेटी थी और सिर्फ अपने पिता की हिफाजत में ही वो जिंदा बच पाई। लेकिन अब ड्यूक आल्डिया बहुत बीमार है और अगर उसके पिता गुजर गए तो उसके भाई बहन उसके खिलाफ हो जाएंगे। मैं उलझन में पड़ गया। वो मुझ जैसे एक अजनबी से मदद क्यों मांग रही है? आपकी ताकत से यह एक आसान काम होना चाहिए। उस हमेशा शांत रहने वाले चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी। मुझे मना करना होगा, लोरिया कहती है। वो मुझसे मुफ्त में मदद नहीं लेगी। अगर मैं कामयाब हुआ तो वो मुझे अपने परिवार की आधी जायदाद दे देगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तो मैं खुद अपनी जान मुश्किल से बचा पा रहा हूँ। इसलिए उसे कोई झूठी उम्मीद न देना ही बेहतर है। अगर मैं मदद करना भी चाहता तो भी मैं उन महान ताकतवर लोगों में से नहीं हूँ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे खामोश खड़ी लोरिया की आंखों में छटपटाती हुई निराशा दिखी। मैं चटका कर लोरिया की तरफ वापस मुड़ा, जो अभी भी वहीं खड़ी थी। अपने सीने का बोझ हल्का करने के लिए मैंने कहा, मैं तुम्हारे अच्छे भाग्य की कामना करता हूँ।
मैंने बड़ी मुश्किल से एक विनम्र आशीर्वाद दिया। सच कहूं तो मुझे उम्मीद है कि उसे कोई भरोसेमंद साथी मिल जाएगा। इस बीच मेरी हर हरकत पर ब्लू मून की नजर थी। डायस ने फैसला किया कि वो एलन की कही हर बात यूडिया को बताएगा। लेकिन लेना ने इशारा किया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़की आल्डिया परिवार की अकेली सदस्य है जो रैडन की हिट लिस्ट में नहीं है। डायस फौरन सब कुछ समझ गया। अगर अगर ऐसा है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। उन्हें बस उस लॉर्ड पर नजर रखनी है और एवलॉन की घटना की कोई भी खबर उसके कानों तक पहुंचने से रोकनी है। जैसे ही मैं रिसेप्शन हॉल में वापस आया, एक ठंडे अभिवादन ने मुझे फिर से रोक दिया। यह सुनकर मेरा दिल उत्साह से दौड़ने लगा। क्या आखिरकार मेरा कोई रईस दोस्त बनने वाला है? लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूँ कि वो कौन है, तो मैं सन्न रह जाता हूँ। यह वो कैसे हो सकती है? जाहिर है, जो कोई भी मेरे पास आता है, वो कोई आम रईस नहीं होता। फिर मैंने लेडी जोनोनिया को एक रईसों वाला सामान्य अभिवादन किया। खालिया हैरान लगती है। तुम मुझे जानते हो, मैंने पुष्टि की। आप कई मायनों में मशहूर हैं। आखिरकार वह एस्ट्राया किंगडम की 3 डार्क पावर्स में से एक है। उत्तर में आल्डिया, पूरब में फेरिडे और पश्चिम में काउंट जेनोनिया की सबसे बड़ी बेटी कालिया। अगर फेरडे एक स्ट्रीट गैंग है, तो जेनोनिया एक कॉरपोरेट सिंडिकेट है। मुझे अपनी शानदार, खुशहाल जिंदगी शांति से जीने के लिए कनेक्शंस चाहिए। मैं उसके साथ बिल्कुल भी ज्यादा उलझ नहीं सकता। जब लेडी कालिया इतनी खूबसूरत हो तो कोई मुझे दोष कैसे दे सकता है? कालिया मुझे एक दिलचस्प नजर से देखती है। मैं तुमसे और बात करना चाहूंगी। तुम्हारा क्या दयाल है, मैं जवाब देता हूँ। यहाँ बहुत से कान और आंखें हैं, हालांकि मन ही मन मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो बस चाहता हूँ कि वो मुझे जल्दी से जाने दे। कालिया हैरानी से अपनी एक भौं उठाती है। फिर उसे कुछ समझ आता है और वो हंसने लगती है, बिल्कुल जैसा अफवाहों में सुना था, जबकि मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ। हमारी अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता। वो मुझे वहीं हैरान परेशान खड़ा छोड़कर चली जाती है। इस बीच डायस और बाकी लोग कुछ अजीब देखते हैं। काले कपड़ों में एक साया उस लॉर्ड पर नजर रख रहा है, लेकिन उन्हें उससे निपटने का कोई आदेश नहीं मिला है। सीन 10 दिन से भी ज्यादा वक्त के बाद का है। मैं और इवान एक दूर दराज की घाटी में पहुंचते हैं। आखिरकार ये जगह मिल ही गई। गेम में इस जगह को ढूंढना आसान था, पर असलियत में इसे खोजने में आधा महीना लग गया। मेरे उस बॉल में शामिल होने की असली वजह ये भूल भुलैया थी। इस भूल भुलैया का नाम व्हिस्परिंग लेबिरिंथ है। गेम में इस भूल भुलैया को पार करने पर इनाम में एक अच्छा आर्टिफैक्ट मिलता है। खुशकिस्मती से मुझे इसे पार करने की स्ट्रैटेजी अब भी याद है। घाटी में घुसते ही हमारा सामना रहस्यमय रून से ढके एक दरवाजे से होता है। इवान को भी इस जगह के रहस्यमय होने का एहसास होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो हैरान है कि उसके यंग मास्टर को इस जगह के बारे में कैसे पता है। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। यह सुनकर इवान सन्न रह जाता है। मैं भी ढयालों में खोया हुआ था और मुंह से सच लगभग निकल ही गया था, इसलिए मैं जल्दी से बात संभालता हूँ। मजाक कर रहा था। बेशक मेरे अपने तरीके हैं, इवान के पास कहने को कुछ नहीं है। यंग मास्टर हमेशा इतने सीधे चेहरे से मजाक करते हैं। अंदर जाने पर पहेली के ऊपर पत्थर के 2 विशाल हाथ लटक रहे हैं। अगर जवाब गलत हुआ
तो वो विशाल हाथ नीचे गिरकर इंसान को कुचलकर कीमा बना देंगे। लेकिन ऐसे हालात में यंग मास्टर इतने शांत कैसे रह सकते हैं? हालांकि वो 4 साल से यंग मास्टर की सेवा कर रहा है, पर वो अब भी उन्हें समझ नहीं पाता है, और यह भी कि उन्हें दूर दराज की चीजों के बारे में कैसे पता चल जाता है, जैसे वो अपनी आंखों से देख रहे हों। इवान के इस रहस्य में यंग मास्टर के पीछे चलने की वजह यह है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए होता है। जैसे ही मैं पहेली सुलझाता हूँ, भूल भुलैया का धजाना आखिरकार खुल जाता है। हमारे सामने सोने चांदी के धजानों का समंदर है, फिर भी मेरी नजरें बस एक मामूली सी दिखने वाली काली अंगूठी पर हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई और चीज लेने का मतलब तबाही को दावत देना है। रिंग ऑफ कंस्ट्रेंट ही वो चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। जिस पल हम भूल भुलैया से बाहर धदम रखते हैं, इवान का चेहरा हैरानी से भर जाता है। क्या यह भी आपकी उम्मीद के मुताबिक ही था? भूल भुलैया के ठीक बाहर दर्जनों गोलेम उनका रास्ता रोके खड़े हैं। इवान जानता है कि वो इन चीजों को हरा नहीं सकता, लेकिन उसे यंग मास्टर को यहाँ से बचाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। यह देखकर मैं अपना हाथ हिलाता हूँ। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं सीधे गोलेम्स की तरफ बढ़ने लगता हूँ। इवान के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यंग मास्टर का सेकंड टियर मैजिक इन गोलेम्स को कभी नहीं हरा सकता। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, मैं आलस भरे अंदाज में मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ। ए नेकुरा की महान इच्छा के अंश, मुझे बंधन की शक्ति प्रदान करो। जैसे ही मेरी आवाज खत्म होती है, पूरी दुनिया अचानक जम जाती है। एक दिव्य आवाज गूंजती है, 2 लागू होने वाले बंधन बताओ। मैं इस शानदार नज़ारे को देखकर दंग रह जाता हूँ। गेम में तो बस एक डायलॉग बॉक्स आ जाता था। भूल भुलैया का इनाम, रिंग ऑफ कंस्ट्रेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये इस्तेमाल करने वाले पर पाबंदियां लगाती है और बदले में उसी के बराबर की ताकत देती है। मैं धीरे धीरे सांस छोड़ता हूँ और पहले से सोची हुई बंधन की शर्तें बताता हूँ। पहली शर्त, जब भी मैजिक का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे बेबीलोनियन हैंड साइन का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बदले में तुम क्या पाना चाहते हो? दुनिया के नियमों को थोड़ा बहुत बदलने की शक्ति। बंधन मेरी मांग स्वीकार कर लेता है। दूसरी शर्त, जब भी मैजिक का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे बेबीलोनियन मंत्रों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बदले में तुम क्या पाना चाहते हो? पहले जैसा ही। मेरे जवाब पर वो रहस्यमयी आवाज कुछ देर के लिए शांत हो गई, जिससे मैं सन्न रह गया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? बस सावधानी के लिए मैं स्किल इंसाइक्लोपीडिया में दिए गए इशारों की नकल भी करता हूँ। यहाँ आपको बाधाओं के तौर पर हाथ के इशारों और मंत्रों का इस्तेमाल करना होता है। जादुई हमले की शक्ति को अधिकतम करने के लिए मैंने इसे कई बार खेला है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक पल बाद वो अलौकिक आवाज फिर से गूंजती है। मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करता हूँ, मानव। जिसे भुला दिए गए महान हस्त संकेत और रहस्य अब भी याद है। इस इच्छा को अपनाने के लिए धन्यवाद। यह सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। इच्छा अपनाने का क्या मतलब है? इस बीच बंधन की अंगूठी धीरे धीरे गायब हो रही है। ऐसा लगता है कि बंधन सफल रहा। इच्छा के उत्तराधिकारी, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, मैं तेजी से असलियत में वापस आ जाता हूँ। इवान मुझे गोलेम की भीड़ से दूर खींचने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है, अगर मैं अपनी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल भी कर लूं, तो भी मैं लाइटनिंग की पूरी शक्ति को बाहर नहीं निकाल सकता।
क्योंकि मेरा मैजिक कोर मेरी सीमाओं को साफ तौर पर परिभाषित करता है। इसलिए बंधन की अंगूठी हासिल करने के बाद मैं इसे एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता हूं, यह देखने के लिए कि कैसी शक्ति डॉट बंधन और कीमत से हासिल की जा सकती है। जिस पल अपवर्तन का मंत्र मेरे होठों से निकलता है, डॉट वो हल्की सी रोशनी नाचती हुई चिंगारियों में बदल जाती है। कड़कड़ाती धमाकों के साथ आसमानी रोशनी फैल जाती है। वो जो शुरू में एक छोटा सा गोला था, अचानक नीली रोशनी के साथ फट पड़ता है और सैकड़ों में बदल जाता है। डॉट हजारों किरणों में और फिर एक विशाल गोले का रूप ले लेता है। उसी पल मैंने हाथ की मुद्राएं बनाईं। अंगूठे को बीच की उंगली के जोड़ पर ऐसे दबाया जैसे चुटकी बजाने की तैयारी कर रहा हूं। बिखरो। जैसे ही आखिरी मंत्र गूंजता है, घाटी में मौजूद रोशन गोलेम मानो समय में ही जम जाते हैं। बिजली उनके शरीरों में कड़कड़ाती है और दर्जनों गोलेम बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत ही बिखर जाते हैं। इवान, जो अभी अभी एलन को बचाने के लिए बेतहाशा गोलेम की तरफ दौड़ रहा था, अब अपना मुंह खोले सन्न खड़ा है। क्या यह किसी इंसान का काम है? इवान अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाता और पूछता है, क्या तुम अब तक अपनी ताकत छिपा रहे थे? मैं उसे बताता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा था। क्या यह सच में सिर्फ दूसरे दर्जे का जादू है? मैं हामी भरता हूँ। इवान का चेहरा अविश्वास से भरा है, फिर भी जहां मैं ऊपर से शांत दिख रहा हूँ, डॉट मैं अंदर से घबरा रहा हूँ। आखिर मुझे खुद भी नहीं पता था कि यह जादू इतनी शक्ति पैदा कर सकता है। टर्न बेस्ट कॉम्बैट में, सेसिलिया, तुम हाथ के इशारों और मंत्रों के जरिए जादू को और शक्तिशाली बना सकती हो। उदाहरण के लिए, एक ही टर्न के अंदर, जैसे अभी चेन लाइटनिंग का इस्तेमाल करते समय, मैंने मंत्रों के 4 सेट इस्तेमाल किए। अपवर्तन, विक्षेपण, आसमानी रोशनी और विवर्तन पैटर्न। कुल मिलाकर शक्तिवर्धन के 5 दौर हुए। दूसरे शब्दों में, मैंने बस एक चमत्कारी गेम मैकेनिक का फायदा उठाया है, बड़े पैमाने पर बिजली का जादू करने के लिए। लेकिन उसके अलावा मेरे बंधनों के कारण, डॉट मुझे हर जादू का इस्तेमाल करते समय इशारों और मंत्रों का उपयोग करना ही होगा, जिससे जादू की शक्ति लगभग दोगुनी बढ़ जाती है। मैं कंधे उचका देता हूँ। आखिर इस दूसरे दर्जे के जादू में मामूली शक्ति ही होती है। नतीजा उम्मीद से कहीं बढ़कर था। मैं खुद भी हैरान था। भूल भुलैया से बचकर निकलने के बाद इवान में जरा भी ताकत नहीं बची है। यह तो लड़ाई से भी ज्यादा थका देने वाला है। वह सोचता है, पता नहीं किस इंसान ने यह खीस दिलाने वाली जगह बनाई होगी। मुझे याद है, कम्युनिटी में मैप सेटिंग्स और गाइड देखते समय इस भूल भुलैया का एक और नाम था। इसे किसी तरह पेरियन की भूल भुलैया के नाम से जाना जाने लगा। इसे पारन नाम के किसी शख्स ने बनाया था। पारन? इवान नहीं जानता कि वह कौन है। खैर, चलो वापस चलें। पहला, जादू के गुणों से मेल खाने वाली हस्त मुद्राओं का उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है और सही मंत्र चुनने से उसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। हालांकि यह एक गेम मैकेनिक है। डॉट यहाँ के आइकॉन गेम जैसे ही बने हुए हैं, बस उनकी वैल्यू अलग तरह से बढ़ती है। अभी अभी मेरे कहे हर मंत्र ने साफ तौर पर चीजों को बदल दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बेहतरीन जादू नियंत्रण क्षमता, डॉट मुझे इन संरचनात्मक बदलावों को महसूस करने की इजाजत देती है? एक बार मेरी जादुई शक्ति ठीक हो जाए, डॉट तो मुझे निश्चित रूप से कुछ प्रयोग करने होंगे। इस बीच लीना मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है।
जिससे एलन और दूसरों के जाने के बाद उसकी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही है। लेना उस जगह पर पहुंचती है और दीवार पर खुदे रहस्यमयी लेख को पढ़ सकती है। बाहरी देवताओं के भूले हुए युग के अरलान साम्राज्य का लेख, जिसे कायर पेरियन ने एक दोस्त के लिए खोदा था जिसकी किस्मत में अकेला रहना लिखा था। उन शब्दों को पढ़कर लेना खुद को मजाक उड़ाते हुए हंसने से रोक नहीं पाती, और एक ऐसे युग में जब बाहरी देवता धरती पर कहर बरपा रहे थे। उसने अनगिनत बार ब्लैक टाइड्स के हमलों को खदेड़ा और यहाँ तक कि अर्रक को भी हराया, जिनकी एक झलक देखकर ही भक्त खुशी खुशी अपना दिल अर्पण कर देते थे। महान और यशस्वी सम्राट पेरियन प्राचीन पुस्तकालय की उत्तराधिकारी के रूप में जन्मी लेना, जो एक सीमा रक्षक का महान मिशन संभाले हुए है। वह दरवाजे के फ्रेम पर लिखे लेख को तुरंत पहचान लेती है। इसे उस पेरिन नाम के आदमी ने बनाया था। एलन की आवाज अचानक लेना के दिमाग में गूंजती है, हालांकि वो जानती है कि वो रानी यूडिया का अनुयायी है, जिसका नाम इतिहास में दर्ज होगा। निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस महान लॉर्ड का कोई ऐसा व्यक्ति होना जिसे पेरिन भी सम्मान दे। उसने अभी जो जादू इस्तेमाल किया वो साधारण लग रहा था, लेकिन उसके मंत्र असाधारण थे। उसके मन में हाँ और ना के बीच एक भयंकर टकराव होता है, और जैसे ही वो सोचती है, लेना का पूरा शरीर श्रद्धा से कांप उठता है। अचानक एलन की दिशा में घूरते हुए उसके चेहरे पर धीरे धीरे श्रद्धा की एक गहरी चमक दिखाई देने लगती है। लेना को एक छिपी हुई उपस्थिति का एहसास होता है और वो बगल में देखती है। डायस पहले से ही वहां खड़ा है। उसकी बैंगनी सुनहरी आंखें हल्की चमक रही थी। जब उसने लेना की ओर सिर हिलाया, वो काले कपड़ों वाला व्यक्ति मर चुका है। हवा में ही उसका सिर अचानक 2 बार घुमा दिया गया, लेकिन मुझे जरा भी जादुई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। डायस की बात सुनने के बाद लेना कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। हमें इसकी सूचना लेडी यूडिया को देनी होगी। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद दोनों परछाइयां तुरंत रात में गायब हो जाती हैं। दृश्य जेनोनिया एस्टेट में बदलता है, जहां कालिया आज मिले एलन को याद कर रही है। ऐसा लगता है कि वे अफवाहें झूठी नहीं हैं। एक ऐसा भाव जो इतना ठंडा है कि हड्डियां कंपा दे। एक अथाह खाई जैसी आंखें जिनमें झांकना नामुमकिन है। हालांकि जेनोनिया परिवार बहुत प्रसिद्ध है। एलन ने उसे पहचान लिया, जबकि वो शायद ही कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होती है। पिता, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? जैसे ही कालिया अपनी उंगलियां चटकाती है, काउंट जेनोनिया तुरंत गिर पड़ते हैं। पता चलता है कि उसने पहले ही अपने पिता को अपने नियंत्रण में एक कठपुतली बना लिया है, जिससे वो पूरे जेनोनिया परिवार को नियंत्रित करती है। तो उस आदमी को यह कैसे पता चला? उसने तो मेरे उन गार्ड्स का भी पता लगा लिया जिन्हें मैंने परछाइयों में छिपाया था। इस बीच एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। लेडी कालिया, आपके कमरे में कुछ हुआ है। जब कालिया अपने कमरे में पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि उसका शैडो गार्ड मर चुका है। उसकी सील एक्टिवेट नहीं हुई थी, जिसका मतलब है कि वो बिना कोई राज खोले ही मर गया। कालिया को एहसास होता है कि उस व्यक्ति को जानबूझकर उसके कमरे में रखा गया था। कितना दिलचस्प है। उसने हमारी पहली मुलाकात में ही मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा फायदा उठा लिया है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह अनजान हूँ कि कालिया क्या सोच रही है। बॉलरूम से निकलने के बाद लोरिया अपनी हथेली भींचती है और खुद का मजाक उड़ाती हुई हंसती है। तो आखिर में मैं ही मूर्ख निकली। उसने जो एलन देखा, वो साधारण लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। ड्यूक एल्डिया को सभी गुट एक महान लॉर्ड कहते हैं। एक ऐसा रईस जिसे कोई भी आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी एलन की ठंडी निगाहें उसके पिता को देख रही थी।
इसलिए उनकी मुलाकात के पल में ही लोरिया ने तुरंत उद्धार के इस आखिरी तिनके को पकड़ लिया। फिर भी यह अंततः व्यर्थ था। आखिरकार उसके पास दांव पर लगाने के लिए जो कुछ भी था वो बस ड्यूक एल्डिया की दया पर उधार लिया गया था, एक झूठी ताकत जो किसी भी पल गायब हो सकती थी। क्योंकि उसके ऊपर 4 और भाई बहन थे और उनकी तुलना में वो बस एक दयनीय जीव थी जिसके बिना एल्डिया परिवार का काम चल सकता था, अपने पिता के स्नेह के बिना। लोरिया जानती है कि उसके भाई बहन निश्चित रूप से उससे निपट लेंगे, फिर भी जैसे ही वो इस दुखद भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है, एक नौकरानी की चीख उसके आने वाले विनाश को चकनाचूर कर देती है। यंग मास्टर फेलोन और गिग मर चुके हैं। सालों तक उसे सताने वाले 4 भाई बहनों में से यह खबर सुनकर लोरिया हैरान रह जाती है। अचानक 2 मर गए और इससे पहले कि लोरिया कोई प्रतिक्रिया दे पाती, ऊपर से एक और नौकरानी की कांपती हुई चीख आती है। यंग मास्टर टेमिलियन और लेडी मारियाना मर चुके हैं। मॉडल। यह सुनते ही लोरिया तुरंत ऊपर भागी और इस अविश्वसनीय नज़ारे को देखा। लोरिया हैरान खड़ी थी, आखिर यह हो क्या रहा है? उसी पल एल्डिया एस्टेट के ऊपर से एक रहस्यमय परछाई तेजी से गुजरी। यह रोडन था जो अपना मिशन पूरा कर रहा था। लोरिया अच्छी तरह जानती थी कि ये लोग इतनी जल्दी अपने नकाब नहीं उतारेंगे। आखिर इतने सारे वारिस थे, लेकिन अब उसके सारे भाई बहन मारे जा चुके थे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। उसी पल लोरिया को याद आया कि उस आदमी ने जाने से पहले क्या कहा था। फिर भी मैं तुम्हारे अच्छे भाग्य की कामना करता हूँ। तो वो ही इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। यह सोचते ही उसके कांपते हुए शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। और बस ऐसे ही लोरिया रातों रात एल्डिया की एकमात्र जायज वारिस बन गई। और लोरिया को अंदाजा भी नहीं था कि उसने किस तरह के शैतान से सौदा कर लिया है, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। उसे धोखा देने का अंजाम क्या होगा, यह उसके भाई बहनों का हश्र साथ बता रहा था। इसलिए अब उसके पास चलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। सीन 2 महीने बाद पर शिफ्ट होता है। मुझे काउंट एल्डिया की तरफ से एक धत मिला। यह मुझे हैरान कर देता है क्योंकि मेरा उनसे कभी कोई लेना देना नहीं रहा। जब मैंने उसे खोला तो अंदर वाइन की एक बोतल और एक कार्ड था। यह वाइन सन्निन्स के शाही क्षेत्र में बनाई जाती है। साल में केवल 3 बोतलें बनती हैं और हर एक की कीमत हजारों सोने के सिक्के हैं। और मैंने उनके बटलर से दोबारा पक्का किया कि क्या यह सच में लोरिया ने भेजा है। और बटलर ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि वाइन की यह बोतल एक तोहफा है जिसे उसने खुद तैयार करवाया है। बटलर की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। तो सिर्फ 2 महीनों में लोरिया, तीसरी बेटी ड्यूक एल्डिया के घराने की काउंट एल्डिया के गुजर जाने के बाद लोरिया आसानी से काउंट का पद संभाल चुकी थी। याद करने पर वह पहले तो इस ऑफिस में कदम भी नहीं रख सकती थी, जब तक कि उसके सभी भाई बहन अचानक मारे नहीं गए। फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उसके पास एक पक्की एलिबाई थी। जिस समय सब मारे गए थे, उस समय वह एक बॉल अटेंड कर रही थी। और जब वह काउंट की जागीर पर वापस लौटी, तो उसके भाई बहनों ने उसकी सारी ताकत पहले ही खत्म कर दी थी। दूसरे शब्दों में, उसके पास उनका सामना करने की कोई ताकत नहीं थी। उसी पल लोरिया को पिछली घटनाएं याद आती हैं और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। तो उसने ऐसे हालातों का भी फायदा उठाया। भले ही एलन ने ऊपरी तौर पर उसे बेरहमी से मना कर दिया था, पर चोरी छिपे उसने सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से संभाल लिया। इससे भी ज्यादा शक की बात तो यह है कि
ड्यूक के सभी वारिसों को मरे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था, फिर भी उसने कभी डुड से संपर्क नहीं किया। काफी सोचने विचारने के बाद वह आखिरकार एकमात्र सही नतीजे पर पहुंची। एलन एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। भले ही एल्डिया परिवार के पास अपनी कुछ ताकत है, पर उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, उसके कुछ और ही इरादे हैं। फैराडे सिर्फ व्यापार के दम पर इस अंधेरी दुनिया में एक पावर हाउस बन गया, और जो चीज उसके पास नहीं है वह एल्डिया परिवार के पास है। लोरिया जिस एकमात्र चीज के बारे में सोच सकती है वह है राजनीतिक ताकत, तो वह राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। एल्डिया की प्रतिष्ठा। लोरिया अच्छी तरह जानती है कि एक बार सौदा हो जाने पर उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए अब उसे यहाँ सब कुछ ठीक से संभालना होगा। फिर भी उसे शुक्रिया तो अदा करना ही होगा। लोरिया के भावहीन होंठ एक मुस्कान में बदल जाते हैं। उसे खुद भी पता नहीं चलता। पहली बार मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उसे मेरा तोहफा पसंद आए। तोहफा पहुंचाने के बाद एल्डिया का बटलर चला जाता है। मैंने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि लोरिया डॉट, जिसे मौत की धमकी का सामना करना पड़ रहा था, वह असल में एक काउंट बन गई। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। सीन कई महीने बाद पर शिफ्ट होता है। अब मूल कहानी के शुरू होने में सिर्फ 5 साल बचे हैं। यंग मास्टर। नहीं, क्या अब मुझे आपको काउंट बुलाना चाहिए? हालांकि विरासत सौंपने की रस्म अभी तक नहीं हुई है। अब मैं कानूनी तौर पर काउंट फेयर डे का लिताब इस्तेमाल कर सकता हूं। हालांकि यह मेरी असल योजना का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। मेरा शुरुआती मकसद काउंट बनना था ही नहीं, बल्कि एक शाही दिताब के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना था, भले ही यह मेरे असली लक्ष्य से अलग है। डॉट, यह जरूरी नहीं कि कोई बुरी बात हो। फिर इवान मुझे एक धत थमाता है। यह जत यूदिया की तरफ से है। इसी बीच मैं उससे पूछता हूँ कि क्या लियो के कातिल के बारे में कोई खबर है। इवान ना में सिर हिलाता है। गिल्ड को अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। हालांकि इवान हैरान है। आपका मकसद बदला लेना तो नहीं है ना? मैं पुष्टि करता हूँ, यह बस एक सावधानी है। आखिरकार मेरे लाए बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से गेम का प्लॉट भटक गया है। फिर मैंने यूदी का खत खोला, यह जानने को उत्सुक था कि इस बार खत में क्या लिखा है। अनाथालय की रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें। हाल ही में डायस कठपुतलियों के शो में लगा हुआ है। वो लड़की स्नो वुल्फ हमेशा दोस्तों के साथ खेलों में डूबी रहती है। लीना चुपचाप किताबें पढ़ती है और हाथ से चीजें बनाती है। और रेडॉन को हाल ही में बगीचे के लैंडस्केप को सजाने का जुनून सवार हो गया है। रोजमर्रा की ये बातें पढ़कर मैं अनजाने में एक बूढ़े पिता की तरह मुस्कुरा देता हूँ। हालांकि 5 महापाप मेरे सगे बच्चे नहीं हैं, पर मैंने इन ननों को अनाथालय में बड़ा होते हुए देखा है। 5 सालों में, और अब सच में एक पिता जैसा महसूस होता है। फिर मैंने इवान से पूछा, यूदिया अब कितने साल की है? इवान हैरान था कि मैंने अचानक यह क्यों पूछा। शायद 19 की होगी। उस समय जिन ज्यादातर बच्चों को आप खुद लाए थे, वे लगभग उसी उम्र के हैं। यह सुनकर मेरे दिमाग में उनकी आज्ञाकारी और दयालु छवि तुरंत चकनाचूर हो गई। ये वही हैं जो दुनिया को तबाह करेंगे। यह सोचना भी डरावना है। वे मेरा धन्यवाद करेंगे इसकी तो बात ही छोड़ दो। मैं रूखेपन से हंसा। अब शायद उन्हें बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए। इवान ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो। लेकिन क्या आपने ही उन्हें उस वक्त खास तौर पर पनाह नहीं दी थी? मैंने इवान से कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है।
वे बड़े हो गए हैं। अब उनके भविष्य के बारे में सोचने का समय आ गया है। मैंने इस ग्रुप को इकट्ठा करने का कारण उन्हें राज्य को नष्ट करने वाले 5 महापापों के रूप में जागृत होने से रोकना था। जब उन्हें इस हद तक प्रशिक्षित किया जा चुका है, तो उन्हें अनाथालय में बंद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनकी अलग अलग प्रतिभाएं याद है। यूदिया आस्था को संभालती है, देउस तलवारबाजी में माहिर है, लीना रिसर्च में माहिर है, स्नोवुल्फ में एक योद्धा की काबिलियत है और राइडेन के पास अपोस्टल टैलेंट है। अगर मैं उन्हें सही पदों पर लगा सकूं, तो क्या यह एक जबरदस्त ताकत नहीं होगी? यह एक अच्छी योजना है। जब मैं खत भेज ही रहा हूं, तो मैं 5 महापापों में से हर एक के लिए एक तोहफा भी तैयार कर लेता हूं, जो दुनिया में कदम रखने वाले हैं। वैसे भी ये चीजें देरसवेर देनी ही थी। समय बीतता गया और जल्द ही शाम हो गई। मैंने 5 खत लिखने में काफी समय बिताया। उन्हें सील करके इवान को सौंप दिया। जैसे ही इवान जाने के लिए मुड़ा, मैंने सोचा कि जब वे भविष्य में मशहूर हो जाएंगे, तो मुझे भी फायदे का कुछ हिस्सा मिल पाएगा। सीन कुछ दिनों बाद का है, ईस्टर्न अनाथालय के तहखाने के अंदर। इस बार ग्रेट मून ने हममें से हर एक को अलग अलग निर्देश दिए हैं। 5 नौजवान अलग अलग एलन का खत पढ़ रहे थे। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि उस लॉर्ड ने उनके लिए क्या काम सौंपा है। लेकिन यूदिया को छोड़कर बाकी सभी उलझन और हैरानी से भरे हुए थे। क्या यह सच में एक मिशन है? यह तो आम बातचीत जैसा लग रहा है, यूदिया ने पुष्टि की। मैं सही नहीं थी कि लॉर्ड अपने आदेशों को साधारण बातचीत के रूप में छिपाते हैं। शुरू से ही ऐसा ही था। फिर यूदिया ने पहला खत निकाला। उन्होंने खत्म किए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान की थी, मिशन दिए थे और बाद में हमें रिपोर्ट करने को कहा था। तभी उन्होंने ब्लू मून मुझे सौंपा था और हम सभी को उन्होंने खुद चुना था। फिर डेउस बोलता है, यह जानकारी लीक होने से रोकने के लिए है। लेकिन वह भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या हमें उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलना चाहिए या जादुई कम्युनिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? राइडेन को भी लगता है कि डेउस की बात में दम है। अगर बात जानकारी लीक होने की है, तो खतों का इस्तेमाल क्यों? उनके संदेहों का सामना करते हुए यूदिया ने सबको फिर से याद दिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भूले नहीं हो कि हमें बस निर्देशों का पालन करना है। यूदिया का यह डरा देने वाला भरोसा देखकर डायस को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। स्नो वुल्फ अजीब माहौल को तोड़ते हुए हंसती है। चलो दूसरे मिशन पढ़ते हैं। कुछ पलों बाद सब धीमी आवाज में अपने खत पढ़ते हैं। ग्रेट मून मुझे कैलाबर्न के नाइट किंगडम में भेज रहे हैं। स्नो वुल्फ का ठिकाना डेजर्ट कॉलोनी है, हालांकि उसे रेगिस्तान से सबसे ज्यादा नफरत है। राइडेन को एंटरटेनमेंट कैपिटल रैक्सस में भेजा गया है। लीना का ठिकाना लेबिरिंथ शहर राल्टानिया है और यूदिया के लिए यह होली किंगडम रोसारियो है। खतों में जो लिखा है वही हमारे अगले मिशन है जिन्हें हमें पूरा करना है। देउस को इसका कारण नहीं पता, लेकिन उस लॉर्ड का मतलब है कि वो एक नाइट बने। चिट्ठी में सिर्फ पेशे के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि लगातार फंडिंग का वादा भी किया गया है और हर एक के लिए उन्होंने एक खास जगह पर एक तोहफा भी रखा है। और वो तोहफा क्या है, ये उन्हें वहां पहुंचने पर अपने आप पता चल जाएगा। यूडिया की आवाज धीमी पड़ जाती है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब याद रखोगे, किसी भी हाल में ब्लू मून का जिक्र मत करना, जब तक कि वो लॉर्ड खुद इसका जिक्र न करे। और 5 महापाप जिन्हें दुनिया को तबाह करना था, अब ब्लू मून के विश्वास में लिपटे
एलन की चिट्ठियों में दिए गए मिशन को पूरा करने के सफर पर निकल पड़ते हैं। समय तेजी से बीतता है और 3 महीने बाद इस पल मैं जादू और मंत्रों के बीच के फर्क पर रिसर्च कर रहा हूँ। हालांकि मुझे किताबों से थ्योरी मिल गई है, फिर भी मुझे खुद प्रयोग करके देखना होगा। इस बीच मैं लियो के बारे में फिर से पूछता हूँ। इवान बताता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। गिल्ड ने कोई तरक्की नहीं की है। मैं जानता हूँ कि बटरफ्लाई इफेक्ट कंट्रोल से बाहर हो गया है। आखिरकार मैंने 5 महापापों का रास्ता बदल दिया है। यहाँ तक कि लोरिया एल्डिया, जिसे मर जाना चाहिए था, एक काउंट बन गई है। वो इस समय तेजी से राजनीतिक तौर पर विस्तार कर रही है। बढ़ती ताकत और असर के साथ ऐसा लगता है कि हालात हाथ से निकल गए हैं। फिर मैं इवान को लियो की जांच रोकने का इशारा करता हूँ, क्योंकि यह साफ तौर पर एक छिपी हुई ताकत है जो पर्दे के पीछे से चीजों को कंट्रोल कर रही है। इस माहौल में इंफॉर्मेशन गिल्ड की निगरानी से लगभग कुछ भी नहीं बच सकता। अगर मैं उन चीजों की जांच करने की कोशिश भी करूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, तो आखिरी नतीजा शायद सिर्फ तबाही होगा। इसके बारे में सोचने भर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर इस तरह की चीजों से मौत होती है तो ऐसी रोकथाम का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं उनके मामलों में दखल नहीं देता। उन्हें मेरे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जब तक कि मैं खुद पहले उनके पास न जाऊं। उनके पास मुझ पर हमला करने की कोई वजह नहीं है। आगे जांच करने का कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर इवान कहता है कि वो आज दोपहर गिल्ड से जांच रुकवा देगा। इस बीच इवान को कुछ और याद आता है। डायस को हाल ही में कैलाबर्न का नाइट नियुक्त किया गया है। यह मुझे हैरान कर देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी नाइट बन जाएगा। सीन बदलता है। 3 महीने और बीत जाते हैं और डायस की खबर फिर से आती है। उसने पहले ही एक नाइट ऑर्डर बना लिया है। मैं हैरान हूँ। उस लड़के को नाइट बने 2 महीने से भी कम हुए हैं, है ना? एक नाइट ऑर्डर बनाने के लिए कम से कम एक्सपर्ट लेवल की ताकत चाहिए होती है ना? इवान भी यही सोचता है। लेकिन खबर यहाँ तक तुरंत पहुँचने का मतलब है कि कैलिबर्न में जरूर हंगामा मचा होगा। गलियों में चर्चा है कि इस रफ्तार से 10 साल से भी कम समय में 5वां होली नाइट सामने आएगा। सीन बदलता है। 6 महीने और बीत जाते हैं। उन्हें अनाथालय छोड़े हुए पूरा 1 साल हो गया है। जैसे ही मैं धीरे धीरे काउंट के कर्तव्यों के साथ ढल रहा होता हूँ, इवान फिर से एक चौंकाने वाली खबर लाता है। डायस कैलिबर्न के सिर्फ 5 होली नाइट्स में से एक बन गया है। यह सुनकर मैं 2 सेकंड के लिए जम जाता हूँ। क्या वो टाइटल पाने के लिए स्वॉर्ड मास्टर नहीं बनना पड़ता? यहाँ स्वॉर्ड मास्टर का मतलब स्वॉर्ड सेंसे है। स्वॉर्ड सेंस के बारे में अफवाहें मेरे दिमाग में कौंध गईं। जैसे सेसिलिया में एक घूमने वाली लालटेन हो। एक स्वॉर्ड सेंट को बुनियाद के तौर पर एक ऑरा ब्लेड बनाना होता है और उसे डेरिवेटिव नाम की एक अनोखी स्किल को जगाना होता है। तो क्या डायस सच में उस तरह का स्वॉर्ड सेंट बन गया? हालांकि इवान की जानकारी के मुताबिक डायस अभी तक सच में स्वॉर्ड मास्टर नहीं बना है। सिर्फ आधा कदम दूर है। जाहिर है कि उसने अभी तक डेरिवेटिव स्किल नहीं बनाई है, लेकिन उसने होली नाइट का टाइटल हासिल कर लिया। कहा जाता है कि चौथा ब्लेड भी। फियोर एक मैच में उससे हार गया। शायद उसे असाधारण रूप से प्रमोट किया गया है। कैलिबर्न का नॉर्दर्न बारबेरियंस के साथ युद्ध 1 दशक से ज्यादा समय से चल रहा है। पिछले साल 5 होली नाइट्स में से एक लड़ाई में मारा गया था। इसलिए डायस को होली नाइट बनाने से मनोबल भी स्थिर होता है और दुश्मन को ताकत भी दिखाई जाती है। सैद्धांतिक रूप से डायस को एक डेरिवेटिव स्किल हासिल करने में 10 से 15 साल लगेंगे। कैलिबर के मौजूदा पहले ब्लेड
राइनहार्ट ने यह 32 साल की उम्र में हासिल किया था। राइनहार्ट, मैं इस बंदे को जानता हूँ। तीसरी मेजर स्टोरी लाइन में वह हमेशा एक अस्थायी सहयोगी के रूप में दिखाई देता है। उसने 5 साल की उम्र में तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया और इतिहास का सबसे कम उम्र का स्वॉर्डसेंट बना। इतनी जबरदस्त प्रतिभा के बावजूद उसे करीब 20 साल लग गए। डायस ने यह 1 साल में कर दिखाया। क्या वह इंसान भी है? यह सुनकर इवान अचानक अपनी ज़बान चटकाता है। थोड़ी ईर्ष्या दिखाते हुए एलन अनजाने में अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरता है, चुभती हुई दाढ़ी को महसूस करते हुए। दूसरे शब्दों में, वे जितनी ऊंची उड़ान भरेंगे, मुझे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इस बीच मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे खतों पर पड़ी। लगभग 1 साल में चिट्ठी पत्री की लिस्ट में सिर्फ यूडिया का नाम बचा है। क्या उस पवित्र राज्य तक पहुंचने के बाद भी मुझे बचे खुचे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे? यूडिया घर पर लगातार खत भेजती रहती है। वह खतों में उन डेडली सिंस का जिक्र करती है, जिनमें वह बचपन से डूबी हुई है। हालांकि उनका छोटा सा ग्रुप काफी एक्टिव लगता है। भले ही उन्होंने मेरा चेहरा कभी नहीं देखा, पर उन्हें कम से कम मेरे दिए तोहफों के लिए मेरा शुक्रिया तो करना चाहिए। मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इस ख्याल को झटकने के लिए तेजी से अपना सिर हिलाता हूँ। मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वे राज्य को तबाह करने वाले 5 महान पाप नहीं बने। तो जब तक वे ठीक हैं, सब ठीक है। सीन कैलुम के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बदलता है। जहां एक शानदार इमारत डायस के नाइट ऑर्डर इक्लिप्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करती है, और साथ ही इक्लिप्स नाइट के कमांडर राज्य के इतिहास के सबसे कम उम्र के स्वॉर्ड मास्टर का निवास भी है, डायस मैक्रेन। डायस धीरे से आह भरता है। उसकी नजरें हवेली के सामने लगे नक्काशीदार पर्दों पर लापरवाही से घूमती हैं। भैया! जब आंगन से घंटी जैसी आवाज आती है, तो एक पफी ड्रेस पहनी लड़की पंजों के बल खड़ी होकर उसकी ओर हाथ हिला रही होती है। सूरज की रोशनी उसके बालों में नाच रही थी और डायस के होंठ अनजाने में मुस्कुरा उठते हैं। पूरा 1 साल बीत चुका है, लेकिन उसे याद करके आज भी उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। सालों पहले डायस ने ब्लैक गोट के हाथों सब कुछ खो दिया था, जिसमें सिरी भी शामिल थी। उसके बाद उसके पास बस बेकाबू गुस्सा और नफरत बची थी। हालांकि ब्लू मून ने उसे बचाया था। पर यह ब्लू मून के प्रति वफादारी की कसम खाने के लिए काफी नहीं था। ब्लू मून ने उसे बदला लेने का एक मौका देने का वादा किया था। इसलिए उसने ब्लू मून के आदेशों का पालन किया, ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया। ये मिशन ही अंधेरी ताकतों से लड़ने के लिए उसकी नींव बने। 1 साल पहले तक, जब उसे एक खास मिशन मिला, तब उसने खत में लिखे तोहफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह फिर भी जांच करने गया। हालांकि जब वह खत में दिए गए पते पर पहुंचा, तो उसके सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि सिरी, जिसे ब्लैक गोट के हाथों मर जाना चाहिए था, अब पूरी तरह से सही सलामत सराय में इधर-उधर काम कर रही थी। यह सोचकर ही कि उसे पहली बार देखकर वह कैसे अपना आपा खो बैठा था, उसे कसकर गले लगा लिया था और रो पड़ा था। आज भी उसके कान गर्म हो जाते हैं। डायस के उस पते पर पहुंचने के बाद, जो एलन ने लिखा था, उसने यहाँ सिरी को देखा, जिसे ब्लैक गोट के हाथों मर जाना चाहिए था। वह हैरान था कि इस दौरान क्या हुआ था। जब यह भावनाओं का तूफान शांत हुआ, डायस ने आखिरकार सिरी से ब्लैक गोट द्वारा ले जाए जाने के बाद के सालों के उसके अनुभवों के बारे में सुना।
वह बहुत लंबे समय तक एक अंधेरे पिंजरे में रही, फिर भी जैसे ही उसे फांसी के मैदान में ले जाया जा रहा था, डॉट अचानक रोशनी की एक किरण ने सब कुछ रोक दिया। उसने उस छोटे से मौके का फायदा उठाकर भाग निकली, लेकिन बाहर के दिन उसके लिए अच्छे नहीं थे। जैसे ही उसे गुलाम के रूप में बेचे जाने के लिए तस्करों ने पकड़ लिया, इवान नाम का एक भाड़े का सैनिक सही समय पर आया और उसे बचा लिया। तब से उसे उस लॉर्ड से मदद मिली। सिरी ने जो खत दिखाया वह उसी के हाथ से लिखा हुआ था। मैं उनके हर काम के लिए बेहद आभारी हूँ। अगर वह न होते तो मैं पक्का मर चुकी होती। सिरी की कहानी सुनने के बाद डायस सोचे बिना नहीं रह सका। आखिर ग्रेट ब्लू मून यह सब पहले से कैसे देख सकता था? उसने तो कभी भी परिवार के मामलों का जिक्र नहीं किया था। ब्लू मून में शामिल होने के बाद हालांकि यूडिया ने बचे हुए निशानों से ब्लैक गोट के अपराधों का पता लगा लिया था, डॉट लेकिन उसे पूरी जानकारी नहीं थी। उसे सब कुछ कैसे पता है? हालांकि जल्द ही उसने इस सवाल पर सोचना बंद कर दिया, बल्कि यूडिया की आवाज उसके जहन में गूंजने लगी। लॉर्ड सब कुछ जानते हैं। एक दिन तुम समझ जाओगे कि मैं उन्हें क्यों फॉलो करती हूँ। डायस उन शब्दों को चबाने लगा जिन्हें उसने कभी नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन अब अचानक उसे समझ आ गया कि सारे सवाल पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ बिल्कुल सही बैठते हैं। पहले उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऊदो इतना बेचैन क्यों था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मूर्ख तो वह खुद था। उस लॉर्ड ने तो सब कुछ बहुत पहले ही समझ लिया था। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसने जो भी कहा था उसका मतलब था कि वह पहले से ही सब कुछ जानता था, और वह उस बच्ची को कुछ इशारे दे रहा था जो अपने बेचैन भाई को देखकर अकेले ही जीती। ब्लैक गोट से बदला लेने की अपनी इच्छा के बारे में सोचते हुए सीरी बोलती है और उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच लेती है। वह लॉर्ड निश्चित रूप से बहुत पहले से जानता था कि उसकी तलवार ने अपने आप काम करने की हिम्मत की थी, फिर भी उसने उदारता चुनी। नफरत में डूबे इस आदमी के लिए सीरी का बचना और उस लॉर्ड का उसके नाम पर चुपके से उसकी रक्षा करना, इस पल किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती कृपा थी। ड्यूस आखिर में समझ जाता है कि यूडियास के शब्द किसी कट्टरपंथी की पूजा नहीं थे। चाहे कुछ भी हो जाए, ड्यूस चुपके से इस कर्ज को चुकाने की कसम खाता है। अब से वह चांद की इच्छा का पालन करेगा, कैलिबर्न में एक नाइट बनेगा, कैलिबर्न का शिखर और नाइट्स का राजा बनेगा। अब उसे अपनी योजना का पहला कदम शुरू करना ही होगा, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। वह एक दिन अपना आभार व्यक्त करने और उसे एक संतोषजनक प्रतिफल देने का इंतजार कर रहा है। धीमी आवाज में एक्लिप्स नाइट का युद्धघोष दोहराने के बाद चांदनी के नीचे अपनी योग्यता साबित करते हुए वह ग्रेट ब्लू मून के योग्य एक सुप्रीम नाइट ऑर्डर बनाने के लिए बर्बर लोगों को वश में करने के अभियान पर निकल पड़ता है। सीन दूसरी तरफ बदलता है। पिछले साल के बॉल से लौटने के बाद से मैं जादुई मंत्रों पर रिसर्च करने के जुनून में डूबा हुआ हूँ। बार बार के प्रयोगों से पता चला है कि ये मंत्र सच में जादू के सार को बदल सकते हैं। उन 4 मंत्र सेटों को ही ले लो जिनका मैंने खंडहरों की खोज करते समय इस्तेमाल किया था। डिफ्रैक्शन पूरे हो चुके जादू की अपूर्णता को बढ़ाता है, फैलाव की सीमा को दोगुना कर देता है, डिफ्लेक्शन जादू के रूप को तोड़ देता है, जिससे प्रोजेक्टाइल्स में स्थानिक विस्थापन होता है। एज्योर लाइट बिजली की तरह उतरती है, क्रिटिकल स्ट्राइक्स के साथ पैरेलल जादू को बढ़ाती है, और आखिर में डिफ्रैक्शन पैटर्न जादू को पेनिट्रेशन प्रभाव देता है। इसके अलावा मैंने मंत्रों के कई अंतर्निहित नियमों को भी तोड़ दिया है।
एक ही मंत्र को न दोहराना, जादू के विपरीत मंत्रों का उपयोग न करना, और मंत्रों की कुल संख्या 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। इन 3 पक्के नियमों का उल्लंघन करने पर जादू फेल हो जाएगा या अपनी शक्ति खो देगा। खास तौर पर क्योंकि मेरा मैजिक कोर बहुत छोटा है, मैं दिन में केवल एक बार ही अभ्यास कर सकता हूँ। इस युग की पृष्ठभूमि के कारण बेबीलोनियन इशारों और वाक्यांशों के रिकॉर्ड बहुत पहले ही भुला दिए गए हैं, इसलिए कोई संबंधित जानकारी नहीं बची है। आखिर में मुझे यह रिसर्च खुद ही करनी होगी। वैसे मुझे इस प्रक्रिया में असल में मजा आ रहा है। जादू सीखने का मेरा असली इरादा तो बस आत्मरक्षा था। अब इन 2 महीनों के नतीजों को परखते हैं। जब मैं मंत्रों का जाप करता हूँ, बेकार जादू को मतलब मिल जाता है। फिक्सेशन। मेरे सामने टिमटिमाती बिजली मंत्र के साथ रुक जाती है, अपने विस्फोटक रूप को बनाए रखती है, जैसे समय जम गया हो। कंप्रेशन। अगले मंत्र की फुसफुसाहट के साथ एक बड़ी गेंद के आकार का बिजली का गोला अचानक एक जगह रुके रुके ही कंचे के आकार का हो जाता है। जैसे ही डिकम्पोजिशन शब्द मुंह से निकलता है, गोलाकार बिजली तुरंत टूट जाती है और धीरे धीरे एक साफ लक्ष्य का रूप ले लेती है। इंस्टेंट ब्लूम। जब मैं अपनी अकड़ी हुई उंगलियों को छोड़ता हूँ और अंतिम मंत्र बोलता हूँ, तो जमीन से बिजली का एक विशाल पेड़ उगता है। वह शानदार विशाल बिजली का पेड़ एक शाश्वत रूप में जम जाता है, जैसे किसी ने बिजली गिरने पर पॉज बटन दबा दिया हो। यह देखकर मैं संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ। मंत्रों का क्रम सच में जादू के रूप को प्रभावित करता है, क्योंकि जब मैंने पहली बार डिकम्पोजिशन को पहले रखा था, तो इसका ऐसा कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन तभी हैरानी भरी एक चीख मुझे रोक देती है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पता चलता है कि यह जेनोनिया काउंट्स के घराने की खालिया और एक अधेड़ उम्र का आदमी है। इस पल उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका सामान्य शाही अंदाज पूरी तरह से टूट चुका है। क्या यह ओरिजिन मैजिक है? वह यहाँ कैसे हो सकती है? अधेड़ उम्र के आदमी का मुंह भी उतना ही खुला रह जाता है। कालिया जैसा ही हैरान चेहरा, जिसका मतलब था कि ओरिजिन मैजिक का इस्तेमाल करने पर उसकी ताकत 7वें टियर के मैच के लेवल तक पहुंच गई है। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं 7वें टियर की मैच? कालिया ने एलन को जादू का इस्तेमाल करते देखने के बाद ऐसा सोचा। जल्द ही वे दोनों काउंट फेरेडे के स्वागत कक्ष में पहुंचे। कालिया के काउंट फेरेडे के घर आने के 2 मुख्य मकसद थे। उसके पास साफ तौर पर ऐसे तुरूप के इक्के हैं जो जेनोमिया को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर भी वह चुप बैठा है, इसलिए वह एलन के असली इरादे समझना चाहती थी। दूसरा कारण, अफवाहों में बताए गए काउंट फेरेडे के अधीन उस रहस्यमयी संगठन की ताकत को खुद परखना था। उस छिपी हुई ताकत की एक झलक पाने के लिए कालिया ने एक तरीका सोचा था, और वो था 5वें टियर का मैज, बियांको। उसे बहुत ज्यादा अमानवीय जादुई प्रयोगों पर रिसर्च करने के लिए मैजिक टॉवर से निकाल दिया गया था। उसकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वह इतना ताकतवर था कि अकेले ही सैनिकों की पूरी टुकड़ी को कुचल सकता था। बियांको हमेशा से घमंडी रहा है, यहाँ तक कि उसे स्पॉन्सर करने वाले जेनोमिया परिवार के प्रति भी। लेकिन अब उसके चेहरे पर जो भाव था वो उसने पहली बार देखा था। डर उसके पूरे शरीर में फैल गया था। क्या वो जादू जो अभी दिखाया गया था सच में ओरिजिन मैजिक था? जल्द ही एक आवाज ने कालिया के विचारों को तोड़ा। तो काउंट जेनोमिया यहाँ कैसे आईं?
एलन की नजरें पिछली बार की तरह ही थी। वे ठंडी, बेरहम आंखें धीरे धीरे बियांको और कालिया पर घूमी, जैसे कि उसे इस स्थिति में कोई दिलचस्पी ही न हो। कालिया ने झट से कहा, मेरी माफी चाहूंगी काउंट फेरेडे, यह मेरी बदतमीजी थी। मैं आपसे मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि यह गुस्ताखी हो गई। एक पल की खामोशी के बाद मैं बोला, इतना बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात साफ करनी होगी। जो मैंने इस्तेमाल किया वो ओरिजिन मैजिक नहीं था। मेरा जादुई स्तर साधारण है, ज्यादा से ज्यादा दूसरे टियर का। इस मैच ने शायद ध्यान दिया होगा कि उस जादू का कोई असली इस्तेमाल नहीं है, मैंने समझाया, क्योंकि वह न तो बचाव कर सकता है और न ही हमला। लेकिन उनके लिए इन शब्दों का एक और ही मतलब था। वह उदास चेहरा जैसे चेतावनी दे रहा था, आज जो हुआ वह कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे बस एक साधारण दूसरे टियर का जादू समझकर भूल जाओ। वो आदमी कांपते हुए सबसे पहले बोला, मेरी माफी चाहता हूँ मेरे लॉर्ड। मेरी आंखों ने धोखा खाया। कालिया की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह पहली बार था जब उसने बियांको को सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते सुना था। यह सुनकर मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। चूंकि गलतफहमी दूर हो गई है। तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? इस सीधे सवाल से कालिया सकपका गई और उसने झट से खुद को संभालते हुए कहा, बस यूं ही मिलने चली आई। मैं पास में ही एक काम निपटा रही थी और सोचा कि आपसे मिलती चलूं, काउंट। फिर मैंने पूछा, क्या कोई खास बात है? और कालिया ने जल्दी से अपना सिरनामे हिला दिया। बोलने से पहले मैंने कुछ देर कालिया को घूर कर देखा। अफसोस, जरूरी सरकारी कामों की वजह से मेरे पास आप दोनों से बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। तो कालिया सीधे खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। जैसे ही वह जाने लगी, मैंने उसे आवाज दी, अगर आपको बात करने के लिए किसी साथी की जरूरत हो तो आप ड्यूक एल्डिया से मिल सकती हैं। मेरी नजर में आप दोनों का स्वभाव एक जैसा है, इसलिए आपकी अच्छी बनेगी। कालिया ने उस भावहीन मुस्कान का सामना किया, हालांकि उसके होंठ और ज़बान पहले ही सूख चुके थे। जब आप कह रहे हैं तो मैं ड्यूक से जरूर मिलूंगी। बग्घी लेडी जेनोमिया को दूर ले जा रही थी। इवान की हैरान आवाज हवा में गूंजी, पश्चिम का वह बदनाम परिवार। वह हमें ढूंढते हुए क्यों आई थी? मुझे क्या पता। मैं कालिया के इरादों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझे जादू दिखाकर बेवजह मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए थी। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ओरिजिन मैजिक के गलत इस्तेमाल की अफवाहें न फैलें। यह शापित जगह एक डार्क फैंटेसी दुनिया है जो पागलों से भरी पड़ी है। ताकतवर लोगों को देखकर जलने वाले और पागल हो जाने वाले लोग हर जगह हैं। फिर भी उसे समझ आ गया होगा कि मेरा अभी क्या मतलब था, है ना? हालांकि मैंने ड्यूक एल्डिया का नाम लिया। ये दोनों परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। लेडी जेनोमिया को उनसे जाकर मिलना चाहिए। और बस मुझे ढूंढते हुए यहाँ नहीं आना चाहिए। इसी पल बग्घी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कालिया फिर से बोली, क्या काउंट फेरेडे ने जो जादू इस्तेमाल किया था वह सच में ओरिजिन मैजिक था? अजीब बात थी कि बियनको ने तुरंत जवाब नहीं दिया। ये ओरिजिन मैजिक नहीं है। खलिया हैरान थी। तो फिर अभी तुम्हारा रिएक्शन ऐसा क्यों था? खलिया के उलझन भरे सवाल को सुनकर उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली।
ओरिजिन सभी मैजेस के लिए आखिरी पड़ाव है। ये बिना किसी रोक-टोक के रचना करने वाले कैनवस की तरह है। सिर्फ 7वें टियर या उससे ऊपर पहुंचने वाले मैजेस ही अपनी खुद की अनोखी डॉट कानून इस एब्सोल्यूट कैनवस पर बना सकते हैं। लेकिन काउंट फैराडे का जादू एक अलग ही मामला है। सच कहूं तो उसका जादू पूरे कैनवस को ही फाड़ रहा है। सीधे शब्दों में कहूं तो वो उन नियमों को तोड़मरोड़ रहा है जिन्हें कभी नहीं बदलना चाहिए। अंकल ने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। उसने बेकाबू बिजली को बीच हवा में ही रोक दिया था। फिर उसने खुद ही अपने बनाए मैजिक फॉर्मेशन को तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद वे एरे पैटर्न काम करते रहे। और इससे भी ज्यादा बेतुकी बात तो ये है कि बाद में जब उस आदमी ने ऐसा जादू दिखाया जो आम समझ से परे था, डॉट तो उसकी गहरी लाल आंखों में तैरते हुए पैटर्न साफ तौर पर किसी भूले बिसरे डॉट महान देवता के थे। यह सोचते ही अंकल ने अपने विचारों को रोकने के लिए अचानक अपनी मैजिक पावर को बढ़ा दिया। उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसने भूले हुए युग के जादू पर रिसर्च की थी डॉट, और वो अच्छी तरह जानता था कि इसके अंदर छिपे सच के बारे में सोचते रहना कितना खतरनाक हो सकता है। वो बस एक ही सलाह दे सकता है, काउंट फैराडे से कभी दुश्मनी मत लेना और खासकर कभी उसका विरोध मत करना। इस पल खलिया बस एक कड़वी मुस्कान ही दे सकी। उसे याद आया कि एलन उसे कैसे देख रहा था। वो भावहीन चेहरा, शांत गहरे पानी जैसी आंखें। वो उसके इरादों का जरा भी अंदाजा नहीं लगा पाई थी। अचानक उसे जाते हुए कहे उसके शब्द याद आए। उसे अब एहसास हो गया था कि वो शतरंज की बिसात पर एक मोहरा बन चुकी है। सीन 5 महीने बाद का है। आज डॉट बच्चों के अनाथालय छोड़ने की दूसरी सालगिरह है। इस समय तक मैं काउंट के मामलों को कुशलता से संभाल सकता हूँ। ऑफिस का काम करते हुए मैंने इवान से बच्चों के बारे में कोई ताज़ा खबर पूछी। इवान एक पल के लिए रुका। यूडिया की तरफ से कोई खबर नहीं है, लेकिन जेनोनिया से कुछ खबर है। मैंने सुना है कि जेनोनिया के काउंट घराने ने एल्डिया के ड्यूक घराने के साथ गठबंधन कर लिया है। यह सुनते ही मैं सीधे चौंक गया। 2 बड़ी बुरी शक्तियों ने असल में गठबंधन कर लिया। इवान ने पुष्टि की। हालांकि यह अंडरवर्ल्ड में हुआ एक गुप्त समझौता है, इसलिए बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल सकता। गठबंधन तो पक्का है। हालांकि मैं पहले से ही घबरा रहा हूं। मैंने उन पापियों को दूसरे रास्ते पर भेज दिया था, लेकिन अब मुझे 2 बुरी शक्तियों के बीच हुए किसी गठबंधन से निपटना होगा। क्या एस्ट्रिया किंगडम का पतन होने वाला है? इस पल मुझे याद आया जो मैंने महीनों पहले कालिया से कहा था। क्या मैंने ही उन्हें गठबंधन करने पर मजबूर कर दिया? लेकिन मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उस ख्याल को खारिज कर दिया। कालिया घमंडी और रूखी है, और लोरिया में ड्यूक एल्डिया वाला स्वभाव है। वे दोनों कभी एक साथ काम नहीं कर सकती। यह गठबंधन निश्चित रूप से जल्द ही टूट जाएगा। फिर भी मैंने उसे एक खत लिखने का फैसला किया। कालिया को। अगर मैं पहले बहुत रूखा और बेरुखा लगा हो, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। वजह यह है कि मैं खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। मुझे उम्मीद है कि यह बहाने बनाने जैसा नहीं लगेगा। लिखने के बाद मैंने इवान से उसे यह खत पहुंचाने को कहा। फिर मैंने डेस्क पर रखे नोट को देखा, जिस पर नाम भी धुंधला हो गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि रेडॉन और स्नो वुल्फ कैसे हैं, क्योंकि यूडिया ने अपने खत में बताया था कि वे अपनी मंजिलों पर पहुंच गए हैं। मुझे उनसे कोई खबर नहीं मिली है। वे जंगल में मर तो नहीं गए?
क्या वे अगर उसे वह तोहफा मिल गया जिसके बारे में मैंने खत में लिखा था, तुम्हें सभी योद्धाओं में सबसे बेहतरीन बनना चाहिए। सभी योद्धाओं में बबाया परिवार के गोल्डन क्लैन का सार बनो। जब गेम में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह 20% क्रिटिकल रेट बोनस देता है। अगर प्राइड के सिन को यह मिल जाए तो वह न सिर्फ एक विलेन बनने से बच जाएगी बल्कि वुल्फ क्लैन की एक महान सदस्य भी बन सकती है। मुझे याद है कि उस इक्विपमेंट के बारे में ऐसा ही बताया गया था। मैंने उसे उन छिपे हुए खजानों की जगहों के बारे में बता दिया था। मूल रूप से मैं इन खजानों को इमरजेंसी फंड के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, इस उम्मीद में कि वह अपनी काबिलियत के दम पर अपना गुजारा कर सकेगी। तो वह ठीक ही होगी, है ना? भले ही वह ग्लेडिएटर्स का देश है, गॉन्टलेट की शक्ति से वह वहां पर हावी हो सकेगी। सीन रेगिस्तानी बस्ती के दक्षिणी हिस्से में बदलता है, एक गहरी रेगिस्तानी गुफा के आखिर में, जहां घिसटते कदमों की आवाज आ रही है। अंधेरे से एक लड़की लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है। उसके कभी छोटे रहे बाल अब उसकी कमर तक पहुंच गए हैं। भले ही वो बहुत थक चुकी थी, पर उसकी परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई। यह सुनहरा पंजा वाला गॉन्टलेट ही वो तोहफा है जो उसे ग्रेट ब्लू मून ने दिया है। पहले उसे लगता था कि गोल्डन क्लैन के सार की किंवदंती महज एक बकवास थी, लेकिन इस सब के बाद उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। जब वह छोटी थी तो उसकी माँ ने बताया था कि उनका कबीला सभी जानवरों के राजा का वंशज है। गोल्डन क्लैन सभी पशु जातियों के शासकों के वंशज। गोल्डन क्लैन कबीले की सबसे अहम चीज एक महान खजाना है जो सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। अब स्नो वुल्फ ने उसके असली सार को समझ लिया है और अपने मन की दुनिया की सारी परीक्षाओं को पास कर लिया है। स्नो वुल्फ जानती है कि वह यह सब अकेले हासिल नहीं कर सकती थी। यह सब ग्रेट ब्लू मून की वजह से है। ब्लू मून ही वह हितैषी है जिसने उसे जानलेवा प्रयोगों से बचाया था और उसी ने उसे उस ब्लैक ड्रैगन से अपने माता पिता की मौत का बदला लेने की ताकत दी है। यह एहसान उसे चुकाना ही होगा। उसे जाते समय दिए गए ब्लू मून के निर्देश याद आते हैं। भले ही वह बहुत तेज दिमाग की नहीं है, पर वह समझती है कि लॉर्ड को सिर्फ एक ग्लेडिएटर से कहीं ज्यादा चाहिए। सोच में डूबी स्नो वुल्फ की नजर अचानक उस गॉन्टलेट पर पड़ती है। वो सर्वशक्तिमान गॉन्टलेट जो गोल्डन क्लैन की शक्ति दे सकता है। गॉन्टलेट को देखते ही स्नो वुल्फ आखिरकार ब्लू मून का असली इरादा समझ जाती है। एक मशहूर ग्लेडिएटर बनना, हर तरफ बिखरे हुए गोल्डन क्लैन को इकट्ठा करना, उनकी शान को वापस लाना और फिर उस ब्लैक ड्रैगन को मार डालना। जिस पल स्नो वुल्फ गुफा से बाहर कदम रखती है, ऊंचे आसमान में एक चमकीला चांद लटका हुआ था जिसकी नीली रोशनी पूरे रेगिस्तान को आसमानी रंग में रंग रही थी। सब कुछ उन लॉर्ड की सेवा के लिए है, वह यह बात दोहराती है जो अब उसका मूल मंत्र बन चुका है। गोल्डन क्लैन, जिसने 500 साल पहले महान पशुमानवों के रूप में सभी नस्लों पर राज किया था, ब्लू मून की रोशनी में एक बार फिर से जी उठेगा।